अरे फैसल ये क्या लेकर आ रहे हैं? मैं जो पकड़ी है अभी, जो मैंने पकड़ी है पहले भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत बेहतरी आई है। आई डोंट से कि 100%। गर्मी से या सर्दी से मीट इंटेक का ताल्लुक नहीं है। शशि थरूर हमेशा कहते हैं कि बरतानिया ने इंडिया को लूटा है। रेवेन्यू भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और एक आम आदमी को मकान मिलने में आसानी भी होगी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा, मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में। हुज्जाज कराम ने कुर्बानी के बाद सर मुंडवा कर एहराम खोल दिए। तवाफ और ज़ियारत के बाद सई करेंगे। नहीं चाहता हमारे बच्चे या भारतीय नौजवान नस्ल पानी, कश्मीर या दहशतगर्दी पर लड़े। अगर अब पाक भारत जंग हुई तो अमरीकी सदर के पास मुदाखलत का वक्त नहीं होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी वाशिंगटन में कामयाब सफारतकारी कर दिखा रहे हैं। दूसरी जानिब भारतीय वफ्द के अरकान सरकारी खर्च पर सिर्फ मजे ही उड़ा रहे हैं। वक्त कम मुकाबला सख्त, कुर्बानी के जानवर की खरीदारी का सिलसिला जोरों शोर से जारी। मवेशी मंडियों में बला का रश, कसाईयों के नखरे आसमान पर। जितना जानवर हाई फाई, कसाई के रेट भी उतने ही हाई। कराची में डंपर एसोसिएशन का लाइशे ना उठाने का ऐलान। सिंध हुकूमत के पास क्या है मुतबादिल प्लान? डंपर एसोसिएशन को मनाएगी या मुतबादिल हिकमत अमली अपनाएगी? कराची में इस बार लाइशे कैसे उठाई जाएंगी? तर्जुमान सिंध हुकूमत से जानेंगे। और जदीद दौर के जदीद तकाज़े, फैशन भी डिजिटल हो गया और पाकिस्तान में फैशन डिजिटाइजेशन की बानी जोहा खान आज होंगी दुनिया बोल है में हमारी मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और मैं हूँ सादिया सैमसन और मेरे साथ फैसल नहीं है। फैसल कहाँ है? कल तक तो कह रहे थे कि गाय वाय लेनी है, अब ढूंढने तो नहीं चले गए। कहाँ है बताया जाए भाई। फैसल आप कहाँ हैं? दिखा रहे होते हैं नताइज जो कि गाय भाग जाती है और ये, लेकिन आज तो असल में हो गया। और वो देखें, ये एक गाय भाग रही है और एक भाई पीछे से हंस रहे हैं और ये इनको भरपूर काउ बॉय किस्म की कोशिश की जा रही है और फाइनली इन्होंने ये पकड़ ली है गाड़ी गाय। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और ये गाय जो है वो पकड़ी गई है, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो हो गया है और गाय जो है वो फाइनली पकड़ ली गई है। ये बहुत पीछे से भागती हुई आ रही थी और अभी फिर जो है लोग इसके पीछे पड़े। अरे ये फिर भाग गई और ये भागे चली आ रही है और ये भागे चली जा रही है और ये भागे चली जा रही है। और अब वहां लोग कह रहे हैं रुके हम पकड़ते हैं। और एक भाई ने फिर रस्सी पकड़ने की कोशिश और बिल आखिर मुबारक हो, गाय पकड़ी गई। उफ, और फिर भाग गई और ये भागते भागते कहीं हमारे ऑफिस में ही ना आ जाए। और वो भागे चली जा रही है, भागे चली जा रही है। लग मुझे ऐसे रहा है कब हमारे ऑफिस ही जा रही है। ओह माय गॉड सादिया, प्लीज होल्ड ऑन टू द थिंग। अरे फैसल ये क्या लेकर आ रहे हैं? मैं जो पकड़ी है अभी, जो मैंने पकड़ी है गाय। आप ये पकड़ के, अरे अंदर थोड़ी आ सकती है। अरे फिर भाग गई यार। अरे गॉड भाग गई। तो नाजरीन, इस तरह गाय के भागने का सिलसिला यूं ही जारी है। ये थी सादिया, मैं हूं फैसल और वो थी गाय। बाय गाय, बाय गाय। तो जनाब बकरीद जो है वो करीब करीब है और ऐसे में नताइज का मजीद सिलसिला आने का सिलसिला तो जारी है ही। हम इसके बारे में आपको आगे भी बताएंगे। एक्चुअली लाइव पहुंच गए थे आज। प्लीज कैरी ऑन, मैं थोड़ा सा सांस बाल कर लूं। गाय पकड़ी है मैंने यार। अच्छा जनाब, आज वैसे तो पाकिस्तान में और बहुत सारे ममालिक में चांद रात है, लेकिन सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए हैं, जिसमें हाजियों समेत लाखों अफराद ने नमाज ईद अदा की है। और इसके अलावा मुज़दलिफ़ा से हुज्जाज मिना पहुँच रहे हैं, जहाँ वो बड़े शैतान को कंकरियाँ मारकर कुर्बानी करेंगे और सर मुड़वा कर एहराम खोल देंगे। हुज्जाज कराम कुर्बानी के बाद तवाफ, ज़ियारत और सई भी करेंगे।
तो आज का बड़ा ही अहम दिन, और ऐसे में कि जब तमाम तर दुनिया जो है वो इस वक्त ईद के मौके पे सरशार है। कल जो मैदान अरफात के मनाजिर आए थे, हर साल इस तरह के मनाजिर आते हैं, और हर साल जब ये आते हैं तो वो तमाम तर अफराद जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, वो इन मनाजिर को देख के दुआ करते हैं कि खुदा ताला हमें भी इस काबिल बना कि हम जो है तेरी ज़ियारत करें, तेरे घर की ज़ियारत करें, हमें भी इस काबिल बना कि हम तेरे मेहमान बने। इस बार के इंतज़ामात बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त रहे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाज़िर हूँ खुदा तेरे घर पे हाज़िर हूँ। और अब जो है, जैसे कि सादिया ने भी बताया कि क़ुरबानी कई जगहों पे कर दी गई होगी, और उसके बाद फिर लोग जो है वो अपना हुज्जाज जो है अपना सर मुंडवाएंगे, और उसके बाद दीगर जो मनाज़िल तय करेंगे। इस सारे मामलात में जो है वो अब पाकिस्तान का जो कंटिंजेंट है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अंडर, वो भी सऊदीया जो है वो पहुँचेगा, और इज़हार तशक्कुर के लिए दोस्त ममालिक के ताउन पर जो इज़हार तशक्कुर के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। बिल्कुल, ये उनका 2 रोज़ा दौरा है, और जिसमें अहम मामलात पर बात होगी, दो तरफा ताल्लुकात पर तो बात होगी, लेकिन चूँकि इस वक्त जो फर्स्ट माहौल है वहाँ पर ईद मनाई जा रही है, ऐसे में इन खुशियों की, इन सेलिब्रेशन का भी जो है वो एक दूसरे से तबादला होगा। इसके अलावा इसहाक डार और अता तारड़ भी इस कंटिंजेंट में शामिल हैं जो वहाँ पर मौजूद होंगे, और ये बहुत ज़रूरी भी है पाकिस्तान के लिए कि तालिक ने जिस पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की, उनका शुक्रिया अदा किया जाए, उनसे मिला जाए, और आगे अपने रिलेशंस को किस तरह से और डिप्लोमेटिकली मजबूत करना है, इस पर भी बात हो सके। इस साल 14 लाख आज़मीन हज पहुँचे। और सादिया, और जब ये कुर्बानी की हम बात कर रहे थे ना, आई वाज जस्ट रीडिंग वन आर्टिकल, इतने बड़े पैमाने पे कुर्बानी होती है, लेकिन कितनी सिस्टमेटिक होती है, और ये पूरी दुनिया में जब ये गोश्त जब बढ़ता, पूरी दुनिया में ये गोश्त बांटा जाता है, ये फ़्लाइट यानी परवाज़ के थ्रू, लैंड रूट्स के थ्रू और सी रूट्स के थ्रू मुख्तलिफ ममालिक जो सबसे ज़्यादा हकदार हैं, अफ्रीका के कई ममालिक हैं, एशिया के कई ममालिक हैं, वहाँ पे ये तमाम तर गोश्त जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसमें अगेन एक बहुत बड़ी सीख है पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए, जहाँ पे हम इतने दिनों से ये डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए कुर्बानी होगी, अलाइशे मत फेंकिएगा और ये सारी चीज़ें, तो फिर ये बहुत सारी सीखने की चीज़ें होती हैं। आई डोंट नो कि हम उस कल्चर को कब करेंगे, लेकिन ज़रा स्लोली एंड ग्रेजुअली अवेयरनेस के साथ साथ लोगों की अपनी, किसी भी मुल्क में क्या होता है फैसल के, जब लोगों का अपना मुतालबा बढ़ता चला जाता है, उनकी अपनी अवेयरनेस बढ़ती चली जाती है, तो गवर्नमेंट या स्टेट के ऊपर प्रेशर भी बढ़ता चला जाता है। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुँचेंगे। आपको याद होगा कि 6 से 7 मई की शब जिस वक्त तमाम तर मामला शुरू हुआ, और ये पहुंच चुके हैं, दौरा इनका शुरू हो चुका है। जब ये तमाम तर मामला शुरू हुआ और 10 मई तक पाकिस्तान ने जिस तरह रिटेलिएट किया, उनमें कई ममालिक थे कि जिन्होंने पाकिस्तान के साथ खड़े रहने को ऑप्ट किया, और उसमें से ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मुल्क के रिश्ते में बंधा हो, वो मुल्क जो मोहब्बत के रिश्ते में बंधा हो, पाकिस्तान और सऊदी अरब, उसकी तरफ से कोई बयान ना आए, तो सऊदी अरब भी इस वक्त में पाकिस्तान के साथ मौजूद रहा। और जैसे कि मैंने बहुत दिन पहले एक बात की थी कि इस बार जो ये तमाम तर हुआ है कारनामा, जो ईद आएगी ना वो बहुत मज़े की होगी। बिल्कुल, ये ईद बहुत मज़े की है। वैसे हमने तो ईद से पहले सेलिब्रेशन देखी थी, उस तरह से स्पोर्ट्स के शोबे में भी हमने देखा ना कि जिस तरह से मुसलसल हमें विनिंग मिलती रही, और अब ये सिलसिला अभी भी बिल्कुल जारी है। सऊदी समेत अमरीकी रियासतों में तो आज ईद है, मगर बहुत मुबारक जो मना रहे हैं। बिल्कुल, और आपको बहुत ईद मुबारक हो, और जहाँ जहाँ हम देखे जा रहे हैं वहाँ ईद मुबारक भी कह देते हैं। मगर पाकिस्तान समेत एशिया कल के ममालिक में कल ईद उल अज़हा मनाई जानी है, जिसके लिए हम दोनों ने कुछ स्पेशल कर भी रखा है। एब्सोल्युटली, वो तो हम आपको बाद में बताएंगे। एक रोज़ की दूरी है, तो आज के प्रोग्राम में हमारी कोशिश होगी ईद से कबल ईद की तैयारियां जो है उसके हवाले से आपको भरपूर आगाही फराहम करें। अब किसी को अभी तक अच्छे जानवर की तलाश है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी कल मंडी पिट गई, मंडी गिर गई, मंडी के रेट गिर गए, दोपहर तक की ये तलाद थी वहां से, लेकिन रात में ये हुआ। आई वाज गोइंग अक्रॉस कुछ मंडियों के सामने से मैं गुजर रही थी, तो इतनी बड़ी तादाद में जानवर, आमतौर पर हम देखते ये हैं कि फैसल लास्ट डेज में मवेशी मंडी खाली होने लगती है, लेकिन कल भी एक बड़ी तादाद में जानवर था। चलें फिर देख लेते हैं कि मवेशी मंडी कितनी खाली है, कितनी भरी हुई। आखिरी दिन और आखिरी भावताओ अफजाल अब्बासी, नुमाइंदा बोल लाहौर, हमारे साथ मौजूद हैं। अफजाल, बताइए, लाहौरियों ने जानवर खरीद लिए हैं या खरीद रहे हैं, क्या सिचुएशन है मार्केट की? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान में सिर्फ एक रोज़ बाकी रह गया है, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है।
हर कोई जो है वो ये चाह रहा है कि मुनासिब दामों पर उसे अपनी पसंद का छोटा या बड़ा जानवर मिल जाए। और सुबह सवेरे ही जो है वो शहरियों की और ख़रीदारों की बड़ी तादाद जो है वो मवेशी मंडी पहुंच चुकी है। और मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर की सगियां मवेशी मंडी में, जहां पर छोटे जानवर भी मौजूद हैं, बड़े जानवर भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ ख़रीदार भी मौजूद हैं। लेकिन ख़रीदारों के शिकवे हैं कि रेट्स जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई हैं। कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं जो अपनी पसंद का जानवर लेने आए हैं। भाईजान, कौन सा जानवर है? एक दिन बाकी रह गया, आप कौन सा जानवर लेना चाह रहे हैं और क्या रेट्स चल रहे हैं? बकरे लेने आए हैं, लेकिन इस दफ़ा तो रेट ही बहुत ज़्यादा है। 1.5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, सुनते ही नहीं है बात। ये बकरे का कि बैल का बता? बकरे का ही बता रहा हूँ आपको मैं। पिछले साल तो बहुत मतलब नॉर्मल थे, आपको 50-60 में सही मिल जाता था। इस बार बात ही वो 1.5 लाख से शुरू करते हैं। मुझे लगता है सब ने एक ही पहाड़ा पड़ा हुआ है और वो 1.5 लाख, 2 लाख, उससे नीचे बात ही नहीं सुनते। यानी बकरे की सेल लगी हुई है, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख। हाँ, वो कहते हैं कि सेल लगी, आज जो 1.5 लाख का जो मर्जी निकाल लो है, वो 70-80 का भी नहीं, 70-80 का भी नहीं। ऐसा ही है। फिर आपका क्या प्लान है? अभी देखते हैं, अभी आए हैं मंडी, विजिट करते हैं, हो सकता है अगर नसीब में हुआ तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपको तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। भाईजान आप बताएं, आखिरी दिन है, एक दिन सिर्फ जस्ट रह गया, कल ईद कुर्बान है, तो क्या प्लान है आपका? आप कितने पैसे लेके घर से आए हैं? छोटा जानवर लेना है, बड़ा लेना है, क्या करेंगे? जी हम एक बैल लेने आए हैं और बकरा भी लेना है साथ में, लेकिन सर रेट जो है ना वो कम से कम 1.5 लाख से शुरू करते हैं बकरे का, और वो 4 लाख 5 लाख तक बकरे का रेट जाता है। लेकिन इतने में हमारी गुंजाइश नहीं है। हम तकरीबन देख रहे हैं तकरीबन 1.5-2 लाख तक बैल मिल जाए, लाख तक जो है वो बकरा मिल जाए, ठीक ठाक बकरा मिल जाए, लेकिन वो बात नहीं है। इस बार जो है ना वो नॉर्मल जो है ना रूटीन वो नहीं है। इस बार बकरों का, बैलों का, सब का रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान में सिर्फ एक रोज़ बाकी है और मंडी के जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। बकरों का जो मिनिमम रेट बताया जा रहा है व्यापारियों की जानिब से वो 1 लाख, 1.25 लाख से वो शुरू कर रहे हैं और 3 से 4 लाख रुपए में फ़ी बकरा जो है वो सेल करना चाह रहे हैं। इसी तरह बड़े जानवर की कीमत जो है वो 2.5 से 3 लाख रुपये में शुरू हो रही है और 7 से 8 लाख रुपये में जो है वो एक दरमियाने दर्जे का बड़ा जानवर जो इस वक्त लाहौर की मवेशी मंडियों में दस्तयाब है। जी ओके, आप देख लें 3 लाख, 1.5 लाख के बकरे। लेकिन कल जो आप एक मिनट पहले बता रहे थे कि कराची में नीचे आई है, हाँ, पता नहीं अब जानवर की कीमत आई नीचे, लेकिन कसाईयों का क्या होगा? कसाईयों का तो इस वक्त आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। आमिर खान की फिल्म थी ना कि बेटा पनीर तो इतना सुनार की दुकान पे मिलेगा, तो कसाई जो हैं उनको सुनारों की दुकान पे ढूंढने, वो इतने इंपॉर्टेंट हुए होंगे। तो कफील हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। जी कफील साहब, कसाईयों ने अपनी छुरियां तो तेज़ कर ली हैं, लेकिन ये छुरियां जानवरों पे चलाएंगे या फिर जेबों पे चलाएंगे, और चलाएंगे भी कि नहीं चलाएंगे, टाइम पे आ जाएंगे? ईद उल अज़हा जो है वो हफ्ते की है और तैयारियां जारी हैं। जो तमाम कसाई का अपना कराची के, उन्होंने अपनी अपनी छुरियां तेज़ कर ली हैं कि पहले दिन के रेट, सेकंड डे के रेट और थर्ड डे के रेट क्या होंगे। मैं इस वक्त याकताबाद सुपर मार्केट की जो मज़हबा खाना है वहाँ मौजूद हूँ। ताहिर मेरे साथ जो कसाई है। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या रेट है यार पहले दिन किस मरतबा? पहले दिन के भारी मछली के भाई रेट है 70-60 हज़ार रुपये। 70? अच्छा, 70,000 रुपये पहले दिन के। हाँ, और सेकंड डे के भारी बच्चे के, और दूसरे दिन के 40, 45, 50। दरमियाने दर्जे का जानवर हो तो क्या अब उसके दरमियाने बच्चे की कटाई लेते हैं 30,000, 35,000, 30,000 पहले दिन के छोटे बच्चे के। अच्छा, इसी तरह आतिफ साहब, आतिफ कितना ये रेट है? रेट ज़्यादा नहीं है आवाम के लिए भाई? भाई जैसा काम करता है बंदा उसके वैसे पैसे होते हैं। हमारा 12 महीने का काम है। तो क्या है पहले दिन के रेट, क्या है सेकंड डे के रेट, क्या है? अब जैसा बच्चा है वैसे उसके पैसे हैं। 1 लाख रुपए कटाई भी है, 70,000 भी। 1 लाख रुपए भी कटाई भी है? 1 लाख रुपए कटाई भी है। अच्छा जी, जितना हैवीएस्ट जानवर होगा उसके 1 लाख? जी। अच्छा, और छोटा जानवर होता है उसके मुख्तलिफ रेट होते हैं। 30,000 से शुरू है। 30,000 हैं, 40,000 हैं, 50,000 हैं। और दूसरे रोज़ के क्या होते हैं रेट? दूसरे रोज़ में ये होता है माल क्वान्टिटी में कम हो जाता है, 35,000 में भी कटता है भारी बच्चा। अच्छा, अगर हम बकरे की बात कर लें, बकरे का आप लोग क्या चार्ज करते हैं? बकरे का पहले दिन का भारी बकरे का रेट है 15,000 से 12,000। जी हाँ। तो मतलब कुछ इसमें कमी पेशी हो सकती है, जैसा ग्राहक होगा उसके हिसाब से? ये ग्राहकों के लिए तो होती है वैसे कमी पेशी। जो होते हैं मतलब 12 महीनों के जो ग्राहक होते हैं उनके घर में जाते हैं और उन्हीं के काटते हैं। ठीक है जी। ये मेरे साथ मौजूद थे आतिफ और ताहिर जो कि इस पेशे से वाबस्ते हैं और उनका कहना ये है कि
ये जो 3 दिन है इसमें कोई हैवी जानवर अगर होता है तो उसके 1 लाख रुपए भी जो है वो चार्ज करते हैं कराची में। तो ये आप अंदाज़ा कर लें कि 1 लाख रुपए तक भी जो है वो जानवर के ज़िबा करने के चार्ज किए जाते हैं। और मुख्तलिफ अवकात में अगर उससे कम है तो वो 50-60, फिर उसके बाद 35 से 40 के दरमियान। और बकरा जो है वो 10 से 15 हज़ार रुपये जो है वो चार्ज किए जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया कफील, आप हमें डिटेल्स दे रहे थे कि भाई कसाईयों के कल परसों तरसों के लिए क्या रेट है। ये आप क्या करें? ये मैं छुरा तेज कर रहा हूँ क्योंकि 70,000 से लेके 1 लाख रुपए तक अगर मिल रहा है एक जानवर का, तो और अगर मैंने दिन में 2 भी गिरा दिए और मैंने 3 दिन में अगर 6 भी गिरा दिए, फैसल तो सोचना पड़ेगा। आप FBR मेरे पीछे पड़ मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी तुम्हें। खैर कल तो हमने आपको शो में बताया था कि डंपर एसोसिएशन कह रहे हैं कि भाई हम तो नहीं उठाते कचरा। और लियाकत हुसैन साहब से हमने मुलाकात और बात भी की थी और बाद में उनसे जाना भी था कि क्या है, अब बेहतरी आएगी नहीं आएगी, क्या होगा एक्चुअली। लेकिन अब मसले का हल क्या है, दूसरी तरफ क्या होगा, कराची वाले किस तरह से यहाँ से लाशें उठाई जाएंगी नहीं होंगी, हुकूमत क्या करना चाहती है, उन्होंने क्या प्लान भी बना रखा है, ये जानना जरूरी है। बिकॉज कराची वाले ऑलरेडी पहले से कचरे के ढेर से परेशान है। अब कल से के बाद अगर यहाँ पर ताफुन उठने लगा तो फिर क्या सूरत है? मामला होते क्या है? क्या वाकई सिंध हुकूमत जो आलाइश उठाती है फिर यही डंपर्स इस्तेमाल करती है या फिर उनको किस तरह किया जाता है? तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमैता अफजाल सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमैता, सुबह बखैर। सुबह बखैर। और भाई एडवांस में आपको ईद मुबारक। सबसे पहले तो ये बताइए कि हाजी लियाकत महसूद साहब फरमाते हैं कि हम तो डंपर नहीं देंगे आलाइशें उठाने के लिए, तो चैलेंज है ये सिंध हुकूमत के लिए। किस तरीके से तमाम तर काम ये होता है? इन्हीं डंपर वालों पे रिलाय करती है सिंध हुकूमत या फिर कोई और मामला भी होता है इन फुजलात को और इन आलाइश को ठिकाने लगाने के लिए? थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग एंड आप सबको भी एडवांस ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो आपको पता है कराची के साथ साथ और दूसरे डिविजन्स में भी काम कर रही है। और हम सिंध सॉलिड वेस्ट के ही जरिए जो है ये जो आलाइशें होती हैं या वेस्ट के जो मैनेजमेंट होती है वो करेंगे। आपको सुनने में आया होगा और आपने देखा भी होगा कि चीफ मिनिस्टर और कमिश्नर और इन सब के थ्रू जो है इन सब जो इस इदारे से या जो भी कमिश्नर्स, डीसीज और दूसरा अमला है, इन सब की छुट्टियां जो हैं वो कैंसिल कर दी हैं। ऑब्वियसली ये तीनों दिन जो है, बल्कि तीनों दिन नहीं बल्कि आज के दिन भी 6 को, क्योंकि एक बोरा कम्युनिटी जो है वो आज कुर्बानी भी करती है, तो आज से लेके 11 जून तक जो है वो उनकी छुट्टियां वो कर दी गई हैं और उस पर वो काम भी करेंगे और अपनी निगरानी में जो है मेयर, डिप्टी मेयर जो है ये सारा जो प्रोसेस होगा क्लीनिंग और क्लीननेस का वो देखेंगे। जहाँ तक आपकी डंपर्स की बात है, मैंने भी ये वीडियो जो थी या ये जो वो था वो देखा ज़रूर था और उस पर मैंने भी मालूमात करके वो इन्फॉर्मेशन ये दी कि जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसके पास जो है अपने इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स फर्म्स होती हैं, उनके साथ आपका ऑलरेडी मुआहदा हुआ है। तो हम इन डंपर्स के ऊपर रिलाई नहीं करते कि ये जो डंपर एसोसिएशन और ये सारी चीज़ें हैं, ऑलरेडी जो है बहुत महीनों पहले जो है ये सारा जो प्लान है वो कंक्लूड हो चुका होता है और जो हमारी इंटरनेशनल फर्म्स जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ काम कर रही हैं वो ही इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और वो आगे जो है अगर आपको छोटी गाड़ियां जो छोटे इलाकों में जा सकें, छोटी गलियों में जा सकें, ये सारा पिकअप वेस्टेज पिकअप करने के लिए उसकी भी प्लानिंग जो है वो अहेड ऑफ टाइम हो चुकी है। तो ये समझना कि बिकॉज ऑफ दिस जो एसोसिएशन या जो इनके मामला चल रहे हैं उसकी वजह से हमारी ये ईद के ऊपर और ईद के जो ये आलाइशें या ये सारा जो वेस्ट मैनेजमेंट है इसके ऊपर कोई इफेक्ट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पहले भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत बेहतरी आई है। आई डोंट से कि 100%, लेकिन जी हमने बहुत बेहतरी करे। यहाँ पे कराची में पहले जो कचरा कुंडियाँ होती थी, मैंने कल मुझे पता चला 3000 कचरा कुंडियाँ होती थी जिसमें से 2500 कम कर दिए। नॉट द लेस बट स्टिल अभी भी बहुत काम क्लीननेस के हवाले से बाकी है। दूसरी बात ये कि जो ट्रांसपोर्टर्स का जो इशू चल रहा था उसमें जो है वो आई थिंक कॉम्पनसेशन की वजह से थोड़ा ये इशू आ रहा था, उसको भी गवर्नमेंट रिजॉल्व कर रही है। एक 10 रुकनी कमेटी बनी है
और वो जो है इनका जो भी नुकसान हुआ है और सारी चीज़ें उसको रिव्यू करेगी और फिर इनके साथ बात होगा। अच्छा, एक तो ये मामलात होते हैं कि ईद के बाद हम देखते हैं कि अलाइशे वगैरह उठा ली जाए, लेकिन उसके बाद एक सेकंड काम ज़रूरी हो जाता है, वो ये कि जहाँ सड़कों पे खून है और जो और रेजिड्यूज़ वहाँ होते हैं उनको किस तरह से वहाँ से क्लीन कर लिया जाए ताकि गंदगी ना हो और मज़ीद सफाई हो जाए या बदबू या ताफुन ना उठे बाद में उसकी वजह से भी। तो आर वी रेडी फॉर दैट? क्या करेंगे हम उसके लिए इस बार? बिल्कुल, वी आर वेरी मच रेडी, द गवर्नमेंट इज रेडी। और वो जो एक आई थिंक भालू मिट्टी होती है और वो सारी चीज़ें जो अक्सर उस पर डलती है, वो भी एडवांस में ले आई गई है और वो अभी से लाई गई है, हमने उसका वेट नहीं किया है। और उसमें जैसे आप टीएमसी जो टाउन के लेवल पे आप पहले खरीदा करते थे, ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने ऑलरेडी अरेंज कर लिया है। दूसरी बात जो स्प्रे और फ्यूमिगेशन होती है ताकि आपको कोई कोई ऐसी बीमारियां ना फैलें, कोई ऐसी चीज़ ना हो, उसके लिए भी हम सब जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है जो वो पूरे कराची के लिए रेडी है और भी दूसरे अजलास हैं। एक और चीज़ जो कल मेयर कराची ने अनाउंस की है, लेकिन है ये पूरे सिंध के लिए, कि हमने एक नंबर भी अनाउंस किया है वो नंबर है 1128। इट्स अ कंप्लेन नंबर है, जिसको भी कहीं कचरे का कोई इशू है, कोई उठाने का इशू है या नहीं उठा है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कंप्लेन वो रजिस्टर करना चाहते हैं, ये नंबर जो है ईद के आज से लेके खुला हुआ है। ईद के तीनों दिन खुला होगा, अमला मौजूद होगा, वो अपनी ईद भी जो है सफाई करते हुए मनाएंगे। तो दिस इज द मैक्सिमम जो सिंध गवर्नमेंट अभी कर रही है। और कलेक्शन पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, बायोडिग्रेडेबल बैग्स का भी जिक्र हुआ है कि वो इस्तेमाल करें। और बिल्कुल ठीक है, सिविलियंस और सिटीजन्स को भी चाहिए कि मैं इसी पे आ रहा था। एग्जैक्टली मैं इसी पे आ रहा था। एक तो ये कि यकीनन सिंध गवर्नमेंट हैज़ बीन अंडर द फायर फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स, लेकिन जो चीज़ ड्यू शेयर है वो देना चाहिए। दैट इज़ के पिछले 2 सालों में बकरीद के मामले में कराची में उतनी ज़्यादा गंदगी नहीं देखने में आई। क्रेडिट गोज़ टू द गवर्नमेंट एंड द टाउन और बाकी जितने जिम्मेदारान हैं। मैं चाहूँगा कि आप जो है वो लोगों को मैं चाहूँगा कि लोगों को आप थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर लें या जो चाहे आप उसको नाम दे दें कि भाई अगर आलाइश जानवर को ज़िबा करके निकाल रहे हैं तो एक तो उसका पेट ना फाड़ें, उसको उस जगह पे रखें जहाँ से वो गाड़ी हुकूमत की आके उठा ले, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो प्लीज गो ऑन। सो ओके, सबसे पहले आप जिस तरह ये जो आपका वेस्टेज होता है, जो आपकी अलाइशें होती हैं, उसको बायोडिग्रेडेबल बैग में प्लीज अपने घरों के बाहर रख दें, या जो आपके कलेक्शन पॉइंट्स हैं कराची में अलोन, सिर्फ कराची शहर की अगर बात करें तो 96 कलेक्शन पॉइंट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। प्लीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें और कलेक्शन पॉइंट पे, या अगर आप वो भी नहीं कर सकते दैट्स फाइन, आप अपने घरों के बाहर, क्योंकि आपको पता है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और जो दूसरे वो हैं जो कराची को साफ करते हैं, वो कुछ जगहों से घर से कलेक्शन भी करते हैं, अपार्टमेंट्स हो गए, कमर्शियल एरियाज हो गए उसके। तो प्लीज़ हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, आप भी अपने शहर को साफ रखने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। बहुत शुक्रिया एक बार फिर, बहुत आपको भी एडवांस थैंक यू सो मच। तो भाई आवाम से एक बार फिर दर्दमंदाना अपील के वो गाय के साथ जब आप ज़बा वगैरह कर लें तो उसकी जो भी आलाइश है अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें अपनी हद तक। और हाँ, अगर आप 5 लाख का जानवर ला सकते हैं तो 50 रुपए का चूना लाने में आपको क्या दे पाता है, और मज़ीद शायद 10 रुपए का एक हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। फौरन आपको कहेंगे खुशामदीद, और उम्मीद करते हैं कि वैसे पता है कि आज हम ये नहीं कहेंगे कि उम्मीद करते हैं आपकी सुबह का आगाज़ हो चुका, क्योंकि मैं जब सुबह निकला 6:30 तो पूरी गली भरी हुई थी, सारे नौजवानान पाकिस्तान अपनी गाय की भरपूर हिफाजत के लिए गलियों में बैठे हुए थे। रात को जाग कर ही किया है हो सकता है, लेकिन पता है क्या साथिया, एज द डे प्रोग्रेस्ड और जब मैं ये गाय पकड़ रहा था
मिशन गाय यार उस वक्त अच्छी खासी धूप मतलब तमाज़त जिसको कहते हैं, धूप की जो स्कॉर्चिंगनेस होती है वो बढ़ चुकी थी। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि गर्मी मतलब ये होगी आने वाले दिनों है में। कि बहुत गर्मी आने वाली है। पता करो कि कितनी गर्मी आने वाली है सादिया साहिबा। बिल्कुल, इसको पता करने के लिए बात भी करेंगे कि एक्चुअली गर्मी क्या है। बट देयर आर टू काइंड ऑफ वेदर्स दैट वी आर डीलिंग विद फैसल ओवर हियर। अब कराची में हम देख रहे हैं बहुत गर्मी, सिंध में बहुत गर्मी, पंजाब में गर्मी, बट अपर एरियाज़ में अच्छा मौसम हुआ है। इस पर ज़रा बात कर लेते हैं कि ये जो ईद के दिन है हमारे कैसे गुजरेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमीर हैदर साहब, आप चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम और ऑलमोस्ट ईद मुबारक भी, गुड मॉर्निंग भी आपको कहते हैं। हम ज़रा कंसर्न हैं कि पूरे मुल्क में क्या वेदर रहेगा, ख़ास तौर में कराची और सिंध में बहुत ही गर्मी है। ज़रा कोई अच्छी खबर है कि कम से कम अगर धूप ही ना हो तो हमारे लिए अच्छा हो जाए? देखिए, कराची के लिए 3 दिन के लिए जो है वो गर्म मौसम का जो ईस्टर्न पार्ट है, थर रिग हो गया, सेंट्रल सिंध हो गया, अपर सिंध हो गया, तो ये गर्म हीट वेव का जो है अलर्ट दी हुई है। और बाकी रही कराची का मौसम गर्म और ड्राई रहेगा। ओके और ये बताइएगा कि पूरे सिंध में क्या सूरत हाल रहेगी, कहीं बारिश की कोई पेश गोई? देखिए, बारिश की अभी तक कोई पेशन गोई नहीं है 3 दिन के लिए। ओहो, तो ठीक है। और हैदर साहब ये बताइए फिर पंजाब की अगर सूरत हाल देखें, वहाँ पे मामला क्या रहेंगे बकरीद में? पंजाब का जो साउदर्न पार्ट है वहाँ गर्मी रहेगी और अपर पंजाब में जो है वो बारिशों का हल्का फुल्का सिलसिला रहेगा। अपर पंजाब ठीक है। और अपर एरियाज में वैसे शुमाल में हम देखें कि क्या है, शुमाली इलाका जात में वहाँ क्या वेदर रहेगा? जी मैंने आपको बताया ना, आप वहाँ पर हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला रहेगा। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। अमीर साहब निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए और हमारे साथ वेदर अपडेट जरा शेयर कर ली। अब जरा नताइज का सिलसिला, वेदर बकरीद की अपडेट्स तो नताइज का सिलसिला जो एक तो हमने आपको शुरू में बता दिया। अरे वो गाय पता नहीं भागते भागते कहीं इंडिया ना क्रॉस कर गई हो। तुम घर जाते हुए देख लेना, तुम्हारा इंतजार है, मुझे लग रहा है वो तुम्हारा अच्छा मेरे घर पहुंच गई होगी। बड़ी वफादार है। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि मजीद क्या क्या जानवरों ने तबाही मचाई या फिर जानवर तबाही नहीं मचाते, आप मजबूर करते हैं। और कुछ वीडियोस हैं कि जिनमें आपने ये देखें, आप कल हमने आपको दिखाया था ना कि हाई रूफ में वो गाय लेके जा रहा था। पाकिस्तानी ना कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब आप ये देखें, गाड़ी से मोहब्बत उनको होगी भाई साहब को, लेकिन पूरी 2 दांत बचिया अंदर। इन्होंने सबूत दिया है कि भाई लड़कों को सिर्फ गाड़ी से मोहब्बत नहीं होती, जब जानवर हो तो वो गाड़ी भी उसके सामने तबाह करने के लिए तैयार है। और एक्चुअली जो ये इस जानवर के साथ कर रहे हैं उसका तो क्या ही कहना है, मतलब वो जितना परेशान होगा, हाँ, ये जितना परेशान लेकिन होगा। उसके बाद हुआ ये कि आप फिर ये देखें, शायद इसको भी इसी तरह बांध बूंद के ला रहे थे, फिर इसने बताया कि बेटा आओ ये भैंसा है और ये भैंसे ने ये गाड़ी से इसको कोई जाती अनाद मालूम होती है, गोया आगे का बम्पर और साइड का फेंडर। ऐसा लग रहा है ये अपने जो पेटी बंद भाई था ना, जिसको हमने थोड़ी देर पहले लाल गाड़ी में देखा था, उसने उसको देख लिया, उसका बदला है। नहीं, इसने लाल रंग देख लिया है और उसके बाद इसने गाड़ियों को तो नुकसान पहुंचाया। जो उसको लेके आए तो उसने कहा इधर आओ, और उनको भी शाट बाहर। तो देखें नाजरीन, जानवर बहुत गुस्सीले होते हैं, उनके साथ उतनी नरमी से पेश आइए। फैसल गुस्सीले, आई टेल यू, आप उन्हें बना देते हैं ऐसा गुस्सीला। और ये देखें, ये वो बता रहे हैं कि मैं हूँ, आई एम द बॉस। लेकिन कुछ जानवर मासूम भी होते हैं। अब आप ये देखें, ये बच्चों ने इसको प्ले लैंड बनाया हुआ है, वो फिर जाएगा और उसको फिर उसने प्यार किया और फिर आओ मैं झूला झूलाऊं। इतने कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं। दिस इज सो क्यूट। लेकिन पता है, आई थिंक जानवरों को बच्चों की वाइब पता चल जाती है कि बच्चे कितना उनसे प्यार कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी वीडियोस वो भी होती है, काउ विद गर्ल्स एंड काउ विद बॉयज। क्या इसमें हकीकत है कि वो खातीन से जो है उनको इतना सींग विंग नहीं मारते, लड़के आते हैं उनको दुलत्ती मारना शुरू? आपका है ऐसा कोई एक्सपीरियंस? मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन कुछ तो करते होंगे लड़के, उनको तंग करते हैं लड़कियां, इसीलिए तो वो उनको कुछ करती नहीं है। बेचारे को अच्छा खासा पापा की परी बना दिया इसको यार। अच्छा, ठप्पा भी लगाया है पूरा। ये तो ऊपर ऊपर तो खैर फिर समझ में आती है, ये नीचे तो उन्होंने गुलाबी कर दिया है ना। क्या बात है। ये वो बारबी बिरयानी, इसकी बनेगी बारबी बिरयानी, असल जो पिंक वाली बिरयानी है। यार ये कितना क्यूट है फैसल। ये क्यूट है, ये क्यूट है। बट एज लॉन्ग एज, मुझे ये नहीं पता बाद में ये केमिकल्स उसकी स्किन को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, यू नेवर नो। ये अगर तो फूड कलर है ऐसा जो कि नुकसान नहीं पहुंचाएगा या कुछ ऐसा, तो फिर वहां तक तो ठीक है। हाँ, लेकिन क्या नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अगर इसको आईना दिखा दिया ना, स्किन बम्स और इस तरह की चीजें हो जाती हैं। अगर इसको आईना दिखा दिया
और उसने अपने आप को इस हालत में देख लिया तो बोलेगी I am- तो जिसने तो बोलेगा, जिसने I am इसका so ये असर beautiful। किया है ना, उसको नहीं छोड़ना है इसने फिर। नहीं maybe वैसे सफेद रंग कितना प्यारा होता है, उसको पिंक कलर का बना दिया है। Maybe it's just some kids, क्या पता कि इस वीडियो के पीछे क्या एक्चुअली हकीकत है। हम नजर लगा देंगे यार, इमरान भाई कह रहे हैं कि यार आप इसको नजर ना लगाएं, उनको पसंद आ गई है मेरे ख्याल से। तो खैर चले आगे बढ़ते हैं। अब ईद जो है अब चंद घंटे की दूरी पर है। कल जब हम यहाँ पे शो कर रहे होंगे तो आप लोग मज़े मज़े से वहाँ कलेजी खा रहे होंगे, तकरीबन खा रहे होंगे, नहीं तो फिर सुबह में थोड़ा बहुत नाश्ता है। शादी ईद का पहला रोज़ सुबह में हल्का फुल्का नाश्ता, उसके बाद तमाम तर नौजवानान पाकिस्तान कुर्बानी में लग जाते हैं और सबसे पहले नौजवानान का टारगेट होता है कि कलेजी निकाल और चूल्हे में डाल। Exactly। ठीक है, और फिर दोपहर में आप कलेजी खाएंगे मज़ेदार किस्म की। फिर शाम होते होते कहीं कहीं फ्राई गोश्त 4 बजे तक नहीं, और हो सकता है कुछ जगहों पे पुलाव वगैरह चढ़ा दिया जाए बनाने के लिए। और लेकिन रात में तो फिर हैवी ड्यूटी खाना बनेगा ही बनेगा। बिल्कुल, या तो फिर बारबेक्यू पूरी रात चलेगा, सुबह से लेके गोश्त शाम तक, और उसके बाद फिर रात 12 बजे क्या होगा? रात 12 बजे के बाद कुछ ऐसा होगा कि आपको लगे मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना। हाँ, ऐसा ही होगा। फिर पेट दर्द और इस तरह की शिकायत नजर आना शुरू हो जाएंगी और लोग भागेंगे डॉक्टर के पास। तो वो आपकी जो तकलीफ है कि अगर तुम थोड़ा पहले आ जाते धागा, एक्चुअली तुम अपने पेट पे रहम कर लेते हैं, लेकिन आपकी वो तकलीफ बचाने के लिए हमने थोड़ी सी एक कोशिश की है, लेकिन असल कोशिश तो आप ही ने करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन रमशा सिद्दीकी साहिबा, उनसे ज़रा बात करते हैं और पूछ लेते हैं कि भाई कितना गोश्त खाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, तकरीबन ईद हो गई है, आपको मुबारक हो, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, आप स्टूडियोज़ में आए हमारे साथ। अच्छा, हर कोई गोश्त तो खाता है, ये ऐसा कैसे होगा कि सबका शौक़ होता है, सबने खाना होता है, लेकिन एक डिश, उसके बाद दूसरी डिश, फिर तीसरी डिश, हम सबको पता है कि हम बीमार हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन लोगों को जो नहीं पता होता वो ये कि कितना गोश्त खाऊं एक दिन में कि वो मेरे लिए इनफ है या उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो सकती है। जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस बकरा ईद में होता है डेफिनेटली वो गोश्त है। इस इमोशनल मौके पर जाहिर सी बात है इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। हम लोग ये भूल जाते हैं कि गोश्त का जो पोर्शन साइज़ है एक वक्त में, अगर हम लेट्स सपोज़, पहली बात तो डिपेंड करता है खा क्या रहे हैं। अगर हम बोटियों की शक्ल में खा रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 बोटियाँ एक वक्त में हम ले लें, ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है। यस, एक उसमें अगर कबाब या हम कोई मीट का पीस ले रहे हैं तो इट हैज़ टू बी अराउंड 1 पाम साइज़, आपकी हथेली के बराबर, यानी तो एक ही कबाब बनाइए तो फिर। यस, हमें अब आप ये कहेंगे कि इससे हमारा पेट तो भरेगा नहीं, तो जो बेसिक की लाई करती है दैट इज़ येस अबाउट मीट, वी ऑल्सो हैव टू रिमेंबर टू ऐड अदर फूड ग्रुप्स एज वेल। हमें उसके साथ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है, एक होल ग्रेन सीरियल का जो पोर्शन है वो भी लेना है, यानी कि रोटी की शक्ल में। अगर हम नान को छोड़ के चक्की के लाल आटे की बनी हुई रोटी की तरफ चले जाएं तो वो भी मज़ीद गोश्त खाने की वजह से जो एक्सेसिव कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उससे हमें बचा सकता है। फाइबर जिसे ये बताइए, चलिए ये तो आपने पोर्शन साइज़ की बात कर ली और इसको आम दिनों में भी करना चाहिए। ईद में कुछ लोग कहते हैं अरे 6 किलो कुछ नहीं, बट असल मसला ये है कि एक तो वो उसके साथ तो सलाद वलाद तो रखते हैं ही नहीं ना, उसका तो है ही नहीं। अच्छा, आपने अभी सुन लिया गर्मी 3 दिनों तक होगी भरपूर, तो एक तो वैसे ही रेड मीट है या फिर इवन मटन भी है, जो भी है, गर्मी में उसका इतना बेदरेग इस्तेमाल वो कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है या नहीं है? वैसे देखा जाए तो गर्मी से या सर्दी से मीट इंटेक का ताल्लुक नहीं है, लेकिन गर्मी में जो एक फैक्टर और आता है वो डिहाइड्रेशन का आता है। गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन पहले ही हो रही होती है, और ईद वगैरह किसी भी किस्म की फेस्टिविटी के मौके पर सबसे पहली जो चीज़ हमारे माइंड से निकलती है वो पानी पीना होता है। हमारी बॉडी की जो वाटर रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मीट नहीं हो रही होती। तो तमाम लोगों को ये ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि मीट इंटेक डेफिनेटली ईद के टाइम पर करें, 2 टाइम करें, ज़रूर करें, लेकिन पोर्शन में रहते हुए साथ में फ़ाइबर की सर्विंग और पानी का इस्तेमाल पूरे दिन में करते रहें, ताकि कि जो आप इतना मीट एक्सेसिव अगर ले भी रहे हैं तो आपकी जो गट है इतना पानी डेफिनेटली ज़रूर मौजूद हो कि डिहाइड्रेशन की वजह से मज़ीद जो स्टूल आपका है वो हार्ड और ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो। एक बीमारी तो बताई कि भाई कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, व्हाट आर अदर डिजीजेस जो हम अगर हाथ अपना हल्का नहीं रखें और फिर तुन के हम खाएं गोश्त, तो क्या क्या मजीद हमें हिट कर सकता है? एडल्ट्स के अंदर जिनको ऑलरेडी ज़ियादतीस या ब्लड प्रेशर का मसला होता है, दिल की बीमारियां होती हैं, पूरे साल वैसे भी हमारे पास इतनी ज़्यादा लोग एहतियात नहीं कर रहे होते या मेडिसिन की भी कंप्लाइंस नहीं होती, तो ईद के मौके पर
पहले से एक तो एक्सेसिव इंटेक है, फिर ईद पे आके मज़ीद है, दवाइयों का साथ ना लेना, उसकी वजह से पेशेंट्स के अंदर हाई ब्लड प्रेशर का इशू भी आ जाता है, क्योंकि मोस्टली हमारी जो डिशेस होती हैं वो रोगनी होती हैं, पाए, निहारी, कलेजी, तो इस वजह से बीपी बढ़ने के इंसिडेंट्स ये ज़्यादा होते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी मज़ीद डीरेंज होते हैं। आमतौर पर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ज़्यादा खा लूँगा या मैं गोश्त खा लूँगा तो मेरे पेट में दर्द होगा, गैसेस इश्यूज़ हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज़ हो जाएगा। लेकिन रिसेंटली आई बीन रीडिंग समवेयर कि यूरिक एसिड कहीं भी स्टोर हो जाता है और लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके मसल्स में क्यों पेन हो, लाइक उनके शोल्डर्स में पेन, वो क्या बात होती है कि लाइक क्या गोश्त से होता है, क्या यूरिक एसिड हाई होता है, व्हाट इज़ इट? अगर रेड मीट, सी फूड या एक्सेसिव शुगरी फूड्स का इंटेक, इन तीनों चीज़ों का इंटेक ज़्यादा होगा तो वो यूरिक एसिड आपकी जॉइंट्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसे हम गाउट गठिया का मर्ज़ कहते हैं। अच्छा। तो तमाम एडल्ट्स जिनके एक तो फैमिली में भी इस चीज़ की हिस्ट्री हो, गठिया का मर्ज़ रहा है, और उनकी खुद के लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी इतने बेहतर नहीं हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी नहीं है, पानी का इस्तेमाल अच्छा नहीं है, और इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा है, गोश्त, शुगरी आइटम्स और सी फूड का, तो उनके अंदर डेफिनेटली यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ने का खदशा होता है। राइट, तो फिर उसकी वजह से हमें और बीमारी, मतलब अलग चीज़ों, अलग सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं और हमें समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है, इनिशिएट कहाँ से हो रहा है। अच्छा रमशा, एक तो हमारा सारा साल से सकाफत होती है कुछ घरों की कि जी ये है तो यही बनेगा, ये लाइक हरी मिर्च के क्या खड़े मसाले की कलेजी हो गई, यानी कि हमारा जो मीट है, एक तो मीट है, उसके ऊपर उसमें जो एडिटिव स्पाइसेस हैं वो उसको कितना ज़्यादा मज़ीद हमारे लिए ख़तरनाक, हमारे गट के लिए नुकसानदेह कर देती है। स्पाइसेस अगर नेचुरल हों तो दे आर नॉट दैट प्रॉब्लमेटिक। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम मीट को प्रिपेयर कर रहे हों, डिशेस डिफरेंट जो भी बना रहे हों, हमने कोशिश ये करनी है कि वो घर के मसालों से बनाएं, प्री पैकेज्ड ना यूज़ करें। उसके पीछे एक वजह ये है कि इन मसालों के अंदर एक्सेसिव सोडियम मौजूद होता है, सॉल्ट। हम वैसे ही खानों में नमक डालते हैं और इन प्रिपेयर्ड पैकेट के मसालों में मज़ीद सॉल्ट मौजूद होता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव लेवल ऑफ सोडियम हमारे फूड में आ जाता है, जो कि अगेन जिसको पहले से ब्लड प्रेशर है उनके लिए तो नुकसानदेह है ही है, और जिनको नहीं भी है वो उस तरफ जाने लगते हैं। राइट, तो एक्चुअली जो कल्प्रिट है वो सॉल्ट होता है, जिसका हमें पता ही नहीं होता। अच्छा, सॉल्ट से भी शायद डिहाइड्रेशन की तरफ हम जाते हैं क्या, उसका क्या है वो? अगर हम एक्सेसिव सॉल्ट लेते हैं तो हमारी बॉडी में पानी को होल्ड करने लगता है, हमें स्वेलिंग आ जाती है। अक्सर लोगों के आपने देखा होगा फेस के पास, इधर मून फेस उसे हम कहते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, या हाथों पैरों में थोड़ी सूजन होती है, तो उसके पीछे वजह यही होती है कि वो एक्सेसिव सोडियम ले रहे होते हैं। अच्छा रमशा, अब एक तो हमने स्पाइसेस की बात की, नाउ कमिंग टू द एज ग्रुप, ईद उल अज़हा जी सब खुशी से मना रहे हैं, उसमें सभी खा रहे पी रहे होते हैं, सो एज ग्रुप के हिसाब से हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? लाइक इफ़ आई एम इन 20s एंड ऑल, which I was what 20 years back, लेकिन चलें फिर भी या सो नहीं लेकिन अगर कोई 20s में है तो वो तो शायद कर लेता ना, वो अपना चला ले काम, अगर दिन में 3 बार 4 बार उनकी मोबिलिटी है तो अच्छा। अब जैसे जैसे 40s में बंदा जा रहा है तो उसको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए व्हेन कंज्यूमिंग द मीट, और जो 50 या 60 हैं उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए स्पेशली इन दीज डेज कंज्यूमिंग द मीट? द प्रॉब्लम इज़ हम जो एहतियात है वो उसी वक्त सोचते हैं जब हमें कुछ हो जाता है। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि हम अपने घरों में इस चीज़ का एक बैलेंस डाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे साल रखें, ताकि जब ईद पे अगर हम थोड़ा सा ओवरबोर्ड जाएं भी तो हमारे हेल्थ कंसर्न्स इतने ग्रेव ना हो। हमारे घरों में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट यूजुअली बचपन से ही नहीं होता कि हमें जो मील एक टाइम पे लेना है वो बैलेंस लेना है। हम बच्चों की रोटियां बढ़ाते हैं, गोश्त बढ़ा देंगे, बच्चा मना भी कर रहा है तो नहीं खाओ, लेकिन हम ये नहीं समझते कि उसका जो पेट हमने भरना है वो तमाम चीज़ों के एडिकेट पोर्शन के साथ भरना है। तो अगर हम पूरा साल इस चीज़ का ख्याल करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट होल ग्रेन हो, वेजिटेबल सर्विंग हो हर मील के साथ, डेयरी दही की शक्ल में हो, और फिर उसके साथ अगर आप मीट कंज्यूम करें तो इट डज़ नॉट मैटर वेदर यू आर 20, 60 और 10, कभी भी रेड मीट आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं देगा अगर हम बैलेंस्ड पोर्शन पूरा साल लेके चलेंगे। तो ईद पे ओवरबोर्ड होने से इतना नुकसान डेफिनेटली। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जब पूरे साल आप नहीं, आपकी अपनी कैपेसिटी ऑलरेडी लिवर की कम हो जाती है, आपको फील भी कम होता है, आपका ब्रेन आपको खुद बताता है कि आई एम ईटिंग लॉट मोर देन व्हाट आई यूजुअली डू, तो आप चाहे भी ज़्यादा खाना तो आप लिमिट कंट्रोल में रहते हैं, राइट? साइकोलॉजिकली भी इसका कोई इम्पैक्ट होता होगा ना कि आपकी बॉडी आपको खुद बताना शुरू कर दे कि यू हैड इनफ फॉर द डे।
सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारी बॉडी डज हैव हंगर क्यूज़। हमारे जैसे सुन्नत में कहा जाता है कि पेट का एक हिस्सा खाली रख के खाना चाहिए, लेकिन बचपन से ही वही चीज़ हमारे ज़बरदस्ती जो खिलाया जाता है, जो हमें फोर्स फीडिंग की जाती है, उसकी वजह से हमारे जो हंगर क्यूज़ होते हैं वो थोड़े डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, यानी कि हमें समझ में नहीं आ रहे होते। हम जब तक यहाँ तक नहीं खाएंगे तब तक हम खाते रहते हैं। तो ये वाली चीज़ को ही रेक्टिफाई करने के लिए डिफरेंट ईटिंग टेक्निक्स होती हैं जो कि डाइटिशियन सिखाती हैं। लाइक यू हैव टू कंज्यूम वाटर बिफोर मील, खाने के दौरान नहीं पीना है, पानी शुरू पीना है, ताकि जो सुन्नत का तरीका है कि एक हिस्सा पेट का खाली हो वो भी हो जाए। देन इफ़ यू आर टेकिंग फाइबर, डेफिनेटली वो फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, और बाकी जो फूड ग्रुप्स हैं मीट एंड कार्ब्स वो आपके बैलेंस आउट हो जाएंगे। आपने बात करी दी तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा। बहुत से लोग कहते हैं कि 1 घंटा पहले पानी पिएं या बिल्कुल 15 मिनट पहले पानी नहीं पिएं, बिल्कुल अपने निवाले से पहले पानी ना लें, क्योंकि उसमें जो आपके एंजाइम्स अंदर वो जिसको डाइजेस्ट करना है वो डाइल्यूट हो जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, कितना पहले पानी पिएं? साइंटिफिकली देयर इज़ नो सच थिंग एज दैट, बिकॉज हमारे जो गट में स्टमक में जो एसिड होता है इट्स रियली एसिडिक। सो पानी का 1 गिलास या थोड़ा पानी पीने से हरगिज़ ऐसा नहीं होता कि वो डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन हम बेसिकली रेकमेंड यही करते हैं कि जब आपका खाना लग रहा हो उस टाइम आप पानी पी लें, एंड देन यू सिट एंड स्टार्ट विद द फाइबर फर्स्ट। जो भी सलाद आपके पास है पहले आप उसे कंज्यूम करें, देन आप अपने मेन कोर्स की तरफ जाएं। अच्छा, वन मोर थिंग, कैन सम पीपल ऑल्सो डू, मतलब ईद के दिनों में कि वो 2 मील्स पे चले जाएं? इफ रियली इज़ मीट, हर चीज़ इस वक्त हमें ये हमारी मीठी ईद है, राइट? तो फिर हम 2 मील्स की तरफ चले जाएं इंस्टेड ऑफ हैविंग 3 मील्स, या एंड देन या जस्ट 7 बजे 8, ताकि आपके अगले दिन भी गोश्त ही खाना है, उसके अगले दिन भी प्रॉबेबली गोश्त ही खाना है। तो फिर आप ये करें कि आप 2 मील्स ले लें और रात में 7-8 बजे जैसे खाना खा लेते हैं कुछ लोग, फिर आपके लिवर के पास इनफ टाइम हो कि उसे डाइजेस्ट कर सके और चीज़ें आपके लिए नॉर्मल। कैन वी डू दैट? दिन में 2 दफ़ा बहुत सारा मील ले लें, या पूरे दिन में वही मील जो पोर्शन है वो ब्रेक डाउन करके लें। दैट्स द बेटर स्ट्रैटेजी, बिकॉज यू आर गिविंग योर बॉडी सम टाइम टू प्रोसेस सम एनर्जी। एक साथ लोड डालने से बेहतर है कि थोड़ा पोर्शन थोड़े थोड़े वक्फे से लेके फिनिश करें। आपके एनर्जी लेवल्स भी थ्रू आउट द डे बैलेंस रहेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन डेज ऑफ फेस्टिविटी। डेफिनेटली आपको दावतों में जाना है, काम बहुत है, तो ना सिर्फ आपके सिस्टम पे जोर पड़ेगा, ओवरऑल आपके ऊपर भी इतना बर्डन होगा और थकन होगी। तो उसको कोप करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि पूरे दिन में अपनी मील को स्प्लिट करें और सारे फूड ग्रुप्स लें, ताकि भले अगर आप 3 दिन मीट लगातार खा भी रहे हैं तो उसके अलावा भी जो फूड ग्रुप्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं। रमशा, अब हम बहुत ज़्यादा निहारी पाए और ये सारी चीज़ें बन रही होती हैं, सो कंपैरेटिवली कौन सा तरीक़ा जो है इस गोश्त को बनाने का वो हेल्थी होता है? ये वाली चीज़ें, या फिर आप उसको स्मोक कर लें, ग्रिल कर लें, शैलो फ्राई टाइप कुछ होते हैं, पारछे काट के और इस तरह की चीज़ें, ब्रिस्केट्स, और मे बी ऑयल टाइप चेंज कर लें अपना, जिस तेल में खाना बनाएं। व्हाट इज़ द बेटर मोड ऑफ कुकिंग दीज थिंग्स? अगर हम कुकिंग टेक्निक्स की बात करें तो हम जो ग्रिलिंग करते हैं मीट की, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स। इसके अलावा हम अपने शैलो फ्राई कर सकते हैं नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में विद लिटिल अमाउंट ऑफ ऑयल। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी इंडो पाक कल्चर की बात करें तो उसमें रोगनी खाने, पाए वगैरह जैसे हैं, उनका बनना लाजिम होता है, डेफिनेटली हमारी सकाफत का हिस्सा है। तो ईद के मौके पे उनको छोड़ देना भी मुनासिब बात नहीं है। वी ऑल्सो हैव टू कीप द कल्चर विद अस। वॉट वी एडवाइज इज़ दैट वी हैव टू प्लान दीज 3 days अकॉर्डिंगली। अगर एक दिन हमने रोगनी बना लिया है, लेट्स सपोज पाए बना लिए हैं, तो नेक्स्ट डे वी शुड ट्राई कि हम किसी और कुकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। हम बारबेक्यू कर लें, या फिर हम कबाब बना लें, उसके साथ हम दाल बना सकते हैं या कोई सब्ज़ी भी बना सकते हैं। तो जो भी हेल्थ कंसर्न है वो भी एड्रेस हो जाएंगे और आपका टेस्ट का जो एस्पेक्ट है वो भी कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। तो आप लोगों ने सुन लिया होगा कि ईद है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वलीमा नहीं है आपका। अपना वलीमा समझ के इन 3 दिनों में मत गोश्त खाइएगा। अपना वलीमा समझ के भी ना खाए वैसे तो नहीं। हाँ, तो ये मत कीजिएगा। हैव अ सेफ ईद। इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे, दुनिया भर से क्या डेवलपमेंट हो रही है इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। एक मरतबा फिर आपको कहेंगे दुनिया बोले में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आपके सुबह का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा। और वैसे जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है दैट इज़ डिप्लोमेटिक वॉर। जंग और सिफारतकारी के अल्फाज एक साथ इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन भारत ने मजबूर किया हुआ है हमें कि इस पे भी जंग करे। तो चलिए, जब जंग है तो जंग ही सही।
आपको दिखाते हैं कि दोनों ममालिक ने जो कंटिंजेंट्स यानी कि जो वफूद की सतह पे एक टीम बनाई है और उसको लीड कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी और भारत की तरफ से शशि थरूर। अब वो उनकी क्या क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या क्या किया है, सो देयर यू गो। शशि थरूर फ्रॉम इंडियन साइड एंड बिलावल भुट्टो जरदारी फ्रॉम पाकिस्तान साइड। दोनों ही बहुत पढ़े लिखे हैं। इस महाज से पहले, सिफारती महाज से पहले कहा जा रहा था कि शशि थरूर इज़ वे मच एक्सपीरियंस और उनके साथ बहुत बड़ी टीम है, यानी 7 टीमें हैं, उसमें 45 उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं और फिर कुछ दीगर ममालिक दीगर लोग भी हैं सेक्रेटरी सतह पे, जबकि पाकिस्तान हैज़ डिसाइडेड टू कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। 8 पार्लियामेंटेरियंस की एक टीम है, सब के सब माहिर, सब के सब यकता। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, और हम आपको दिखाते हैं कि इस दोनों के दरमियान जो एक सिफारती महाज है, पाकिस्तान ने कहाँ कहाँ जाना चूज़ किया है। सबसे पहले भारत का आपको दिखा देते हैं। अब इतने सारे लोग हैं तो ये बारात कहाँ कहाँ जाएगी वो भी आपको बता दें। 32 ममालिक गए हैं ये, इसमें मिडल ईस्ट में ये लोग गए हैं, जिसमें सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन गए हैं। वहाँ पे पाकिस्तान के अपने दोस्त के ममालिक हैं। इसके साथ साथ ये अफ्रीका भी गई है इनकी एक टीम। अफ्रीका में नॉट सेइंग कि कोई मुल्क छोटा या बड़ा है, लेकिन आप ये देख लीजिए, ये इथियोपिया गए हैं, लाइबेरिया गए हैं, सियरा लियोन गए हैं और कॉन्गो गए हैं, और वहाँ जाके बता रहे हैं कि दहशतगर्दी क्या होती है। इसके साथ साथ यूरोप ये गए हैं। यूरोप का तो हम बाद में जिक्र करेंगे। एशिया में जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया का, इंडोनेशिया मलेशिया जो ऑलरेडी मुसलमान मुल्क, पाकिस्तान के दोस्त। और इसके साथ जब ये अमेरिकाज गए हैं तो वहाँ पे ये गए हैं जनाब USA, ब्राज़ील गए हैं, कोलंबिया जहाँ उन्हें मुंह की खानी पड़ी, फिर उन्होंने प्रेशर डाला, फिर उन्होंने स्टेटमेंट वापस, और पनामा गए हैं और गयाना गए हैं। और इसके साथ साथ जब मैंने आपको बताया यूरोप, तो वो UK गए हैं, फ्रांस, जर्मनी। यूरोप यानी कि वो इंग्लैंड जहाँ पे शशि थरूर हमेशा कहते हैं कि बरतानिया ने इंडिया को लूटा है, तो वो उसी लूटने वाले के पास गए हैं और उन्होंने कहा है कि इस बार पाकिस्तान ने हमें लूटा है। उसके मुकाबले में हमने पिन प्रेसिशन, जो भारत कहता है ना सर्जिकल स्ट्राइक, वो पाकिस्तान ने इस बार की है। पिन पॉइंट प्रेसिशन के साथ पाकिस्तान पहुंचा है यूनाइटेड नेशंस, पाकिस्तान पहुंचा है वॉशिंगटन, इसके साथ लंदन, पेरिस, ब्रसल्स, जो कि सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, और हम आपको अब दिखाएंगे कि किस तरीके से बिलावल जो हैं वो शशि थरूर जो है वो उसका मुकाबला कर रहे हैं। तो इंडिया की जो डिप्लोमेटिक एक आउटरीच है, आउटरीच ने जो झूठ है उसको बेनकाब कर रहे हैं जगह जगह जाके, और जो हमने मार्का हक किया है, ऑपरेशन बुनियाद मशरूस किया है, उसको बता रहे हैं दुनिया को कि कैसे हमने अगले का जो है वो दांत खट्टे किए हैं। लेकिन वो बेचारे क्या कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि पहलगाम अटैक हो गया, ये हो गया ना। अब मैं चाहूँगा कि आप थोड़े से ये देखिए कि बिलावल के जो पार पंचेस थे वो बड़े ज़बरदस्त थे। एक जगह बिलावल कह रहे हैं कि भाई डिप्लोमेसी जो है उसको जो है उसको रिप्लेस करें आप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इसमें जो है आप दोनों ममालिक बैठें, ये एक न्यूक्लियर आउटक्राई है, इसको उसी तरीके से। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम, पाकिस्तान इज़ वेरी क्लियर, हम चाहते हैं कि जो भी चैलेंजेस हैं उसका जो है वो सही से इसका मुकाबला हो। इसके बाद वो बारहा कह चुके हैं कि 6 प्लेन्स डाउन किए हैं, ये भी बिलावल कह चुके हैं। और आखिर में सबसे अहम और सबसे अलग, सबसे जुदा, और वो ये कि मोदी तो टेमू वर्जन है नेतन्याहू का, सस्ती कॉपी है, सस्ती कॉपी। बिलावल के कुछ पावर पैक किस्म के स्टेटमेंट्स आपको सुनाते हैं। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि आगे मैं सादिया के पास जाऊं, मैं चाहूँगा कि शशि थरूर यहाँ पे, वैसे एक भारतीय फिल्म है उसके एक हीरो की तरह ये लगते हैं, लेकिन ये हीरोगिरी कर कहाँ रहे हैं। आपने आपको बताया कि भारत ने, पाकिस्तान ने कितना ताक के बयानात दिए हैं, और ये भाई साहब कह रहे हैं कि वी आर होपिंग टू एबल टू एक्सप्लेन टू द वर्ल्ड, यानी कि हम जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि हम दुनिया को बता पाएंगे कि जो है आप हमारे साथ आइए, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ खड़े हुई। तो ये होप कर रहे थे, लेकिन ये कर क्या रहे हैं जिस पे आप उनको अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है। मैं आपको पहले ये दिखाना चाहूँगा कि ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की मानंद सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। इनसे पूछा कि राहुल गांधी ने जो नरेंद्र सरेंडर कहा है उस पर आप क्या कहेंगे, तो ये वो हंस दिए, वो चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा, और उसके बाद ये वहाँ पे अय्याशियाँ कैसी कर रहे हैं आपको दिखाते हैं। एक अजनबी हसीना से मुलाकात किसी से नहीं हो रही आपकी, आप सिर्फ इंडियन डायस्पोरा से जाके मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसके बाद ये गाने गा रहे हैं। बाय द वे, जितनी ज़्यादा इनकी सुर और लय से ये उतरे हुए थे ना, मैं चाह रहा हूँ कि अपनी जगह ये चाँद फतेह अली खान को भेज दे, कम अज़ कम गाने के मुकाबले में तो इंडिया जीत सकता। सादिया, ओवर टू यू।
बिल्कुल फैसल, और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ना आप में स्किल था कि आप ये जंग जीत सकते, और वो नहीं था तो ना सुर है ना लय है, किसी भी चीज़ में नहीं है। एनीवेज चलें जी, शिमला मुआहदे की कल खबरें आ रही थी और इसके ऊपर अब तमाम तर खबरों की तरदीद होगी, और एक्चुअली इसमें क्लैरिफिकेशन सामने आ गई है कि भाई ये मुआहदा ख़त्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने भारत के साथ किसी दो तरफा मुआहदे को मुअत्तल या मनसूख करने के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया है, और ज़राए दफ्तर ख़ारजा इस हवाले से बता रहे हैं कि शिमला मुआहदा इंटैक्ट है, अभी तक एज इट इज़ है, और शिमला मुआहदा अब तक मनसूख नहीं किया गया है, और अब तक तहरीरी सूरत में ऐसी कोई बात भी नहीं की गई है। इस पर बात कर लेते हैं। एक्स फॉरेन सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद है, जौहर सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तमाम तर मामलात पर आपसे बात करेंगे, लेकिन फ़र्स्ट थिंग फ़र्स्ट, जिस तरह से बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का जो एड्रेस कर रहे हैं इस पूरे मामले को, जो किया मिस एडवेंचर भारत की जानिब से किया गया, आप उसको किस तरह से देखते हैं? कंपैरिजन अगर हम ड्रॉ करें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया डिप्लोमैट्स, तो इसमें बिलावल भुट्टो का किरदार और इवन पूरे कंटिंजेंट का किरदार। जी बिल्कुल, तो वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। ये जो दो डेलीगेशंस तरतीब दिए गए, क्योंकि हिंदुस्तान का जो बयानिया था उसको ट्रैक्शन नहीं मिली थी। वो जो बयानिया ये बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो हमेशा से कम से कम पिछले बहुत से सालों में उन्होंने ये बनाया कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस है और हम जो है अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, और उसमें वो एक ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी भी जो है जो अजीत दोवल की उसी में बनी। हालांकि वो बिल्कुल एक मेरे ख्याल में मिसनोमर भी है, बिकॉज ऑफेंसिव का लफ्ज़ तो अंग्रेजी में उसका मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़, खैर वो उनकी अंग्रेजी की इस्तिलाह है। तो उसमें अब जब ये बयानिया जो अप्रैल 22 का दोबारा से उसको बहुत ज़्यादा रीइन्विगरेट करने की कोशिश की गई और उसमें कामयाबी नहीं हुई भारत को, तो फिर जो है, और फिर उसके बाद जो मिस एडवेंचर किया और उसका नतीजा भी कोई अच्छा नहीं निकला उनके लिए। तो उसके बाद एक बड़ा डेलीगेशन, तकरीबन जो है 60 लोगों का डेलीगेशन तरतीब दिया, जो कि 32-33 मुल्कों में जा रहे हैं इस वक्त। उसके मुकाबले में पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वो सिर्फ 7-8 लोगों पे मुनहसर है। उसकी वजह ये है कि हमें उस तरह की ज़रूरत नहीं है, दुनिया ऑलरेडी हमारी बात इस पे सुन रही है। और जो हमारा बयानिया है वो ये, जो कि बहुत सादा और जो है ना हक पे मबनी है, वो ये है, हकाइक पे भी मबनी है कि जी पाकिस्तान जो है वो तो ये कह रहा है कि हम, अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी दहशतगर्दी जो है जिसमें कोई लिंकेज आप इस्टेब्लिश करते हैं, तो हम तो पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम तो सबसे बड़े विक्टिम रहे हैं खुद दहशतगर्दी के, और तो चाहते हैं कि कॉपरेशन, अभी भी देखें ने ये कहा कि पाकिस्तान तो इंटेलिजेंस कॉपरेशन के लिए भी तैयार है, कि हम इसमें चाहेंगे कि जो हमारी साइड से इंटेलिजेंस है और आपकी साइड से आप इसमें कॉपरेट करें इसको ख़त्म करने के लिए। तो हमारा डेलीगेशन सिर्फ 4-5 मुल्कों में जा रहा है, जो अहम तरीन कैपिटल्स हैं, वाशिंगटन है, लंदन है, पेरिस है, सो यूनाइटेड नेशंस गए तो, और उसमें भी बहुत कामयाब मुलाकातें अभी तक हुई हैं। उसके मुकाबले में जो इंडिया के डेलीगेशन है, जो बड़े दूर दराज मुल्कों में भी गया, लेकिन कोलंबिया तक गए वो, और वहाँ पे भी कोई डिसअपॉइंटमेंट ही हुई उनको, बाद में उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका जिक्र भी किया। तो उसकी वजह क्या है? हालांकि देखें, शशि थरूर जो है वो अपनी लफाजी के लिए, अपनी ऑरेटरी के लिए तो दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन जब हकाइक के बरखिलाफ आप बात करें, जब आपका पूरा जो बयानिया है वो एक जो है गुमराह कुन मैसेज पे मबनी हो, तो फिर बात नहीं बनती। और यही इस वक्त मसला इनको पेश आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत सिंपल है। वो ये है कि देखें जी, अगर आप दहशतगर्दी का समझते हैं कि वो आप उसके जो है आपको भी इफेक्ट कर रही है, और हम तो ये कह रहे हैं कि पूरे खिते को इफेक्ट कर रही है, और हम तो ये कह रहे हैं कि जी उसमें कॉपरेट करते हैं काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स। तो आप एक तरफ के इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरी तरफ आप जो है ना उसके बाद फिर हमला कर देते हैं, एक अग्रेशन जो है। और देखिए, इस तरह आप तमाम बुनियादी जो यूएन चार्टर के जो है असूल हैं, इस तरह आप जो बाकी जो दुनिया की एक इंटरनेशनल लॉ है। जौहर साहब को हमारी आवाज़ आ रही है? जौहर साहब, कैन यू हियर अस? जी बिल्कुल, आई कैन हियर यू। ओके, अच्छा जौहर सलीम साहब, ये जो भारत ने बयानिया बना के दुनिया के सामने इसको बेचने की कोशिश की, गालिबन ये
कल दफन हो चुका है कि जब कल परसों जब पाकिस्तान जो है वो वाइस चेयरमैन भी बना एंटी टेररिज्म कमेटी का, इसके साथ साथ पाकिस्तान जो अफ़गान तालिबान वाले मामलात हैं उस कमेटी का प्रेसिडेंट भी बना। सो फ्रॉम हेयर भारत अब क्या करेगा, वो कहाँ जाके अपना बयानिया भेजेगा? बिलावल ने राइटली इसको बताया है कि ऐसा नहीं, ये 2003-2005 नहीं है जहाँ पे आप एक फॉल्स फ्लैग करवाएं, रोते हुए दुनिया के पास जाएं, हाय हाय देखिए हमारे साथ क्या हो गया। दुनिया तब्दील हो रही है, भारत को उसके साथ तब्दील होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए अब ये बहुत अहम कमेटीज हैं काउंटर टेररिज्म की, और पाकिस्तान कमेटी की चेयर जो है चेयरमैनशिप मिली है और एक कमेटी की वाइस चेयरमैनशिप, तो उससे भी ये जो है बिल्कुल ये चीज़ जो सी है साबित होती है कि दुनिया पाकिस्तान पे एतमाद करती है। पाकिस्तान के जो काउंटर टेररिज्म एंडेवर्स हैं, हमारे जो एफर्ट्स हैं, उसको रिकग्नाइज करती है, और इसलिए इतनी अहम कमेटियों की जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान को दी गई है। देखिए पाकिस्तान जो इन सारे सालों में, दहाइयों में जिस तरह की दहशतगर्दी का हम शिकार रहे हैं, वो तो दुनिया में कोई मुल्क नहीं रहा। जिस तरह के नुकसानात हमें हुए हैं, कोई 100,000 के 1 लाख के करीब हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और इनोसेंट लोग इसमें जो है दहशतगर्दों ने उनको अपनी तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद इकोनॉमिक अगर लॉसेस की बात करें तो पाकिस्तान ने तकरीबन $200 बिलियन के लॉसेस इस अरसे में पाकिस्तान को, देखिए हमारी इकोनॉमी टोटल जो है 340 या 350 अरब डॉलर की इकोनॉमी है, तो उसके लिए इतने ह्यूज लॉसेस जो हैं, और उसी की वजह के आज देखें कि इस खित्ते में पाकिस्तान जो है तरक्की की जो मुआशी दौर थी उसमें बहुत से मसाइल का शिकार हो गया था। एक बहुत बड़े क्राइसिस से हम गुजरे हैं। अब हम स्टेबिलिटी में इस वक्त सिचुएशन स्टेबल है, आगे हम ग्रोथ की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन ये सारे मसाइल जो है इसमें दहशतगर्दी का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि कॉपरेशन, देखें अभी पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान एक ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है जिसमें हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो गए थे, और उसमें बहुत अरसे के बाद अफगानिस्तान की तरफ से भी एक बहुत ही पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच देखने में आई है। चीन जो है उनको भी दहशतगर्दी का सामना, इस खित्ते में तो हर मुल्क को जो है बेशक वो ईरान है, इवन रशिया तक को जो है हिंदुस्तान रिक्लेम करता है, बाकी मुल्क भी जो इस खित्ते के, तो अगर ये सबके लिए एक कॉमन थ्रेट है तो उसमें किस चीज़ की ज़रूरत है? ज़रूरत है आपस में कोऑपरेट और कोलैबोरेट करने की काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में, बजाय इसके कि आप एक दूसरे पे इल्ज़ाम धरें और हमले करें, उसके बाद उससे तो आप उल्टा दहशतगर्दों को मजबूत कर रहे हैं। दहशतगर्द तो यही चाहते हैं, वो तो जंगी करवाना चाह, अभी देखें ISKP है वो उनके तो इस किस्म के बयान भी सामने आए हैं कि हम तो चाहेंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की एक जंग हो। तो इसी तरह दूसरी दहशतगर्द के उससे क्या होता है, वो तो चाहते हैं कि ये मुल्क आपस में लड़े, ये लड़के आपस में कमजोर हों, ताकि हम फिर अपना असर और नफूज जो है उसको ज्यादा फैलाएं, अपना जो है उसको और वसी करें। तो इसलिए हिंदुस्तान जो है ना सिर्फ ये कि उनकी जो स्ट्रेटजी है वो फ्लॉड है, बल्कि मेरे ख्याल में ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि इससे तो फायदा दहशतगर्दों को हो रहा है, इससे फायदा जो है इन मुल्कों के, इस खित्ते के मुल्कों को नहीं हो रहा। बजाय इसके कि वो दहशतगर्दी को रोकने में मददगार साबित हो, वो तो उसको मजीद बदकिस्मती से फैलाने में उनकी ये स्ट्रेटजी ज्यादा कामयाब उस तरफ होगी। राइट। अच्छा गौहर साहब, वन थिंग दैट आई हैव इन माय माइंड, जिस तरह से आपने खुद भी इंडिया के लिए जिक्र किया कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रास्ते पर चल पड़े हैं, उनकी डिप्लोमेसी में हमने एग्रेशन देखा है पिछले कई सालों से, जिसकी वजह से उनको नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ उनके मामलात ख़राब हुए। फिर उन्होंने ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को पहले हमवार किया, अफ़गानिस्तान के किया, बट द अनसर्टेनिटी जो वहाँ से आती है वहाँ पर भी उनका कुछ नहीं हुआ। पर मेरे जहन में बार बार ये आता है कि इस खित्ते में और भी ममालिक हैं जो कि अमन चाहते हैं, अमन से अपनी इकॉनमी को आगे लेकर जाना चाहते हैं। ऐसे में एक मुल्क जो मुसलसल एग्रेशन की राह पर है, नॉट जस्ट इन दिस रीजन, बट आप कनाडा देख लें, अमेरिका देख लें, और जगहों पर देख लें, आई थिंक ये पॉइंट ऑफ व्यू आगे ले जाना चाहिए दैट इंडिया नॉट जस्ट फॉर दिस रीजन बट दूसरे मुल्कों के लिए भी कितनी मुश्किलात पैदा कर रहा है, और उसका जो माइंड सेट है एग्रेशन से आगे बढ़ने का, वो दूसरे मुल्कों के लिए कितना नुकसानदेह है। जी एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। देखें बुनियादी मसला क्या है, हिंदुस्तान चाहता है इस खित्ते पे अपनी बालादस्ती कायम करना, एक वो हेजेमॉन जो है ना बनना चाहता है इस खित्ते का थानेदार, आप समझ लें। तो अब वो जो हेजेमॉनिक किस्म की डिज़ाइंस हैं और उस किस्म की जो पॉलिसीज़ हैं
उसका नतीजा क्या निकला है? उसका नतीजा ये निकला है कि आज उसके ताल्लुकात जो है हिंदुस्तान के, ना वो पाकिस्तान के साथ अच्छे हैं, ना वो बांग्लादेश के साथ, ना श्रीलंका के साथ, ना जो है मालदीव्स के साथ, ना नेपाल के साथ, क्योंकि कोई भी मुल्क ये बर्दाश्त नहीं करता कि आप उसको एक जो है ना, आप उस पर अपनी बालादस्ती कायम करने की कोशिश करें, आप उसको अपनी क्लाइंट स्टेट बनाने की कोशिश करें। बिकॉज मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो बेस्ड होते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे, फिर रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी, रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, और वो एक पीसफुल कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन चाहते हैं। अब ये जो खिता है हमारा, जो भी एशिया की, दुनिया की 1/4 आबादी जो है ना, हर चौथा शख्स दुनिया में इस खिते में रहता है। फिर बहुत ही यंग पॉपुलेशन है इसकी, दुनिया की सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन जो है। देखिए यहाँ पे एवरेज जो मीडियन एज जो है वो 20-22 है, जबकि आप देखें वेस्ट में, यूरोप में वो 40-45 है, कई मुल्कों में 48 के करीब भी है इस वक्त, जिस तरह इटली है या जर्मनी में भी उस तरफ जा रहे हैं। तो उसमें ये खिता जो है, और उसमें से ग्रोथ रेट अगर देखें इकोनॉमी का, तो वो भी सबसे ज़्यादा है दुनिया में इस वक्त पूरे एक खिते के तौर पे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि सबसे लीस्ट इंटीग्रेटेड खिता है, यानी कि इस खिते के आपस में जो ट्रेड है, आपस में जो इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन है, आपस में जो कनेक्टिविटी है, वो दुनिया में सबसे कम है। सिर्फ 5% ट्रेड जो है इस खिते की वो मुल्कों की आपस में है, बाकी उनकी 95% ट्रेड जो है वो बाहर की दुनिया से है। हालांकि अगर आप EU को देखें या आप आसियान को देखें तो उनकी कोई 40-50% ट्रेड आपस में है, क्योंकि ट्रेड आपस में तो बहुत ज्यादा आसान होती है, आपके जो इतना फासला भी नहीं होता, बॉर्डर्स इकट्ठे होते हैं आपके, और उससे सारी इकोनॉमी ग्रो करती है। उसकी अब इस सब जो है इन मसाइल की वजह क्या है? इन मसाइल की वजह हिंदुस्तान की पॉलिसीज हैं, बिकॉज हिंदुस्तान हमेशा ये जो कोशिश उनकी ये रही है ना कि जी इस पूरे को जो है ना बालादस्त बन जाए। एब्सोल्युटली। वो अब वो बालादस्ती वाली या पुलिस मैन बनने वाली या चौकीदार बनने वाली जो स्टेट थी इंडिया की, वो तो हमने कहीं पीछे दफन कर दी। थैंक यू सो मच जॉर्ज सलीम। जब हम ये कहते हैं कि हमने इंडिया का बयानिया दफन किया, तो वहाँ से चीखें निकलती हैं। मैं चाहूँगा हम सुनाएं कि वहाँ की एक स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, उन्होंने क्या कहा है पाकिस्तान की सफारती कामयाबी के हवाले से। सुन लीजिए ज़रा। सांस खत्म हो जाएगी इनकी। शी नीड्स टू बी गिवन सम वाटर, आई बिलीव। जिस तरह से वो चीख रही थी, पानी चाहिए, पानी चाहिए। आपने बंद करने की कोशिश की थी ना, आजकल आपके नॉर्थ में बहुत सैलाब हो रहा है, yeah, which we are not happy about, but this is what happens। अगर आप पानी रोकेंगे तो भाई जाके पी लें वहाँ पे पानी। अच्छा, कैसे रोकेंगे पानी? सादिया, हमने ईद की बात की, पूरी दुनिया ईद मना रही होगी, लेकिन एक मरतबा फिर दुनिया का एक कोना ऐसा, दुनिया का एक हिस्सा ऐसा जिसको कुछ जालिम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, फ़लस्तीन, गाज़ा। आज ईद का रोज़ है वहाँ पे, ईद की रौनकें नहीं हैं वहाँ पे, बच्चों की हंसी नहीं है, बड़ों का जोश व खरोश नहीं है, इसके बावजूद लोग वहाँ नमाज ईद अदा कर रहे हैं। सादिया, इससे पहले कि हम मज़ीद आगे वो कुछ पढ़ें जो हम हमारे सामने है, तो हाँ प्लीज़ सादिया कंटिन्यू। मैं ये कह रही थी कि सब यही चाहते होंगे कि किसी तौर से ये जंग ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं फैसल ये कहना चाहती हूँ कि उन माओं को सलाम है जो आज भी अपने बच्चों को ये कहती हैं कि तुमने ईद की नमाज जाके अदा करनी है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है। दुनिया से सवाल कर रही हैं कि हम आटा या गंदम कहाँ से छाने, इस मट्टी से छाने, इस बारूद से छाने। जुल्म की एक दास्तान है जो रकम होती चली जा रही है, और कोई भी नहीं है जो उन बालादस्त ताकतों को रोके कि जब अक़वाम मुत्तहिदा में जंगबंदी क्या कोई करारदाद आती है तो बस एक हाथ उठता है और तमाम तर चीज़ें रद्द हो जाती हैं। वी हैव गॉट टुडे तर्जुमान हमास डॉक्टर खालिद क़ुदूमी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान भर की तरफ से अहले गाज़ा, अहले फ़लस्तीन को ईद मुबारक। आज ईद का रोज़ है, ईद वाली रौनकें तो नहीं हैं, जो वीडियोज़ वहाँ से आ रही हैं खौफनाक, दर्दनाक, बहुत ही मुश्किल लम्हात हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जहाँ इसराइल ने हमला ना किया हो। क्या सिचुएशन है इस वक्त गज़ा में, ख़ास तौर पर ईद के मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। अब तो 19-20 महीना गुजर चुका 7 अक्टूबर से, और 8 अक्टूबर से ही लेकर आज तक दुनिया ने देखा है कि इसराइल का नस्ल कुशी जो कर रहे हैं गज़ा के ख़िलाफ़। आपका रिपोर्ट में देख रहा था कि 55,000 के करीब शहीद हुआ, उनमें से 70% ख़वातीन और बच्चे भी हैं। और आपको ये बताना चाहिए कि कम से कम 12-14 हज़ार लापता है।
75% गज़ा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर चुका है। अब क्या सूरत हाल है कि ये सबका सामने है, हमें या किसी को बयान करने की ज़रूरत नहीं है। कैमरा है, सोशल मीडिया है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, OIC का रेजोल्यूशंस हैं, अरब लीग का रेजोल्यूशंस है, हुक्मरानों का हर चीज़ आपके सामने मौजूद है। बात यह होता है कि हम जब गए थे कि अपना आपको डिफेंड करने के लिए 75 ईयर्स के मज़ालिम के बाद दुनिया ने कहा, हमास ने या फ़लस्तीनी अवाम ने इसराइल को क्यों चेहरा, भला कि हमने चेहरा या हम अपने आप के दिफा में कि अपना जान दे दिया, अपना बच्चों का जान दे दिया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है ताकि कि दुनिया के अमन, मुस्लिम उम्मा के अमन, क़िबला अव्वल मुसलमानों के दिफा में और अपना लेजिटिमेट राइट्स को वापस लाने के लिए के जद्दोजहद किया है। आज 20 महीने के बाद कि मुस्लिम उम्मा का काम है कि जी इस जेनोसाइड को रुकवाने का। अभी मौजूदा सूरत हाल है कि जब सीज़ फायर के मीडिएटर्स ने कहा था जाना है कि तो हम गए, अपने शराइत को अवाम के अपने अवाम के शराइत को पेश किया है और 42 डेज़ का सीज़ फायर हुआ है कि सामान किसी ना किसी हद तक अंदर आ चुका है उस वक़्त का, लेकिन दुश्मन ने दूसरा दिन ही यानी 16 जनवरी का एग्रीमेंट हुआ है, 17 जनवरी में इन्होंने फायरिंग शुरू कर दिया, लोगों को असैसिनेट करना शुरू कर दिया। जहाँ खाना मिलते हैं वहाँ हम आपके जज्बात भी समझ सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा मुस्लिम हुकूमत सभी एक बात ये कह रहे हैं कि जंग बंदी की जाए, मज़लूम फ़लस्तीनियों को जीने दिया जाए, मगर इसराइल नहीं थम रहा है। क्या हदफ है इसराइल का? क्या चाहता है वो? अस्पताल ख़त्म, स्कूल ख़त्म, लोग ख़त्म, बच्चे ख़त्म, मुस्कुराहटें ख़त्म, क्यों जंग बंदी नहीं कर रहा इसराइल? वही मैं अर्ज़ कर रहा था क्या पिछले सवाल का आपका, वाकई के किसी को समझ नहीं आती है आखिर में कि नेतन्याहू को या ट्रंप जो उन्होंने दावा किया कि मैंने अमन हासिल करना है, मैंने जंग को रुकवाना है, उसका क्या हदफ है इस जेनोसाइड को कंटिन्यू करने में? पता चला है कि सिर्फ और सिर्फ यही पुराना जनरल्स प्लान जो कर रहे थे कि इन्होंने अवाम को मजबूर करके अपना मुल्क को और अपने सरजमीन को छोड़ना, भूख के हथियार इस्तेमाल करना है, अवाम को सफोकेट करना है, इवन ऑक्सीजन को भी मना करना। आप खुद अंदाज़ा लगा लें अभी कि 600 दिन का जो जंग से 600 दिन से ज़ायद जंग है, हम वहाँ का जो मर्ज़ी पॉलिटिकल सोल्यूशन अभी आप खुद देख लें, अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीबन अमेरिका और इसराइल आइसोलेशन के सूरत में है। पूरे दुनिया कुछ और कहते हैं, इसराइल और अमेरिका कुछ और कहते हैं। लिज़ा कि वाकई कीजिए अभी हम उस नतीजे पे पहुँचे हुए हैं कि इसराइल अपने अहदाफ में जो मिलिट्री अहदाफ है, सिक्योरिटी अहदाफ है कि जो इन्होंने अनाउंस कर दिया है उसमें कामयाब नहीं हुए और इसीलिए कि जी अपना आपको बचाना है, यानी ये जो इंडिविजुअल एक्सट्रीमिस्ट और करप्ट लीडर्स है इसराइल के अंदर है, जैसे नेतन्याहू, जैसे इब्न गफीर और स्मोट्रिच, अदालतों से भागने के लिए इस जंग को रोकना नहीं चाहता है। और से मैंने जो अर्ज़ किया वेस्ट बैंक में वहाँ इन्होंने सेटलमेंट्स को और मज़ीद मजबूत करना है, इसराइली शहरियों को हमारा ज़मीन को और मज़ीद लेना है, मस्जिद अक्सा के जो इनके शनाख्त और पहचान है इस्लाम का उसको चेंज करना है। आपने देखा है, मैं आपको क्या बताऊँ ये जो वीडियोस चल रहे थे और तस्वीर आए थे जो इब्न गफीर है इसराइली वज़ीर का जो डांस कर रहे थे मस्जिद अक्सा का, और मस्जिद अक्सा बेहरमती किया है। कल मक्का के अंदर ये काम करेगा तो फिर भी मुस्लिम उम्मा ने अभी तक पूछना है हम क्या करें, क्या कर सकते हैं तो आपको पता ही है, लेकिन किया कुछ भी नहीं है। मुझे आप बताएं और इससे मज़ीद हम क्या चाहते हैं? क़िबला अव्वल जो मुसलमानों का और मसीह के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के डोम है वहाँ लगे हुए हैं और इंसानियत के
टॉलरेंस और अमन का जगह है कि पूरा की पूरा के इन करप्ट लीडर्स और इन मुजरिमों के हाथों से इसके बेहरमती हुई थी हो रही है और मुसलमान अभी सोच रहे कि हमने क्या करना है। बिल्कुल, और कि कितनी जानें ली जाएंगी जिसके बाद अमन की तरफ गज़ा को लेकर जाया जाएगा। और ये रोज़ मनाजिर जो हम देखते हैं ये हमारे देखने में हमारे लिए इतने तकलीफ दें, हम शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि गज़ा में रहने वाले लोग किस अजियत से गुजर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद कदूमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ईद की खुशियों में हम सब अपनी खुशियाँ तो मना रहे हैं लेकिन गज़ा के लोगों को अपनी दुआओं में ज़रूर ही याद रखें। चलिए अभी एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। Stay with us. वेलकम बैक अगैन। तो जनाब अब वक्त आ गया है कि जो असल महाज ईद के बाद शुरू होगा और जो लोगों का इम्तिहान शुरू होगा ज़रा उसका जिक्र कर लिया जाए कि उसमें कहाँ तक हम पहुँचे हैं और एनालिसिस क्या सामने। हम बात करें बजट की, चंद ही दिनों की दूरी पर है और वज़ीर आज़म कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने 1000 अरब रुपए का कानूनी तरक्याती जो बजट है उसको मंजूर कर लिया है। अब काउंसिल ने 13वीं 5 साला मनसूबे और उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम दीगर समेत तमाम नुकात की जो इत्तफाक़ राय से मंजूरी दे भी दी है। अच्छा, इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं ऑन द रियल स्टेट सेक्टर, जो कि ये मैं आपको बता दूं कि ज़राअत के बाद सबसे ज़्यादा जो नौकरियां पैदा करता है वो रियल स्टेट सेक्टर है, लेकिन वहाँ मज़ीद टैक्स लगने की बातकश्त हो रही है। फिर एक ख़बर ये भी होती है कि रियल स्टेट जो है वो टैक्स नहीं देता है ऑल। तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बख्शी साहब, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपको एडवांस ईद मुबारक हमारी तरफ से, क्योंकि गुफ्तगू जब बजट पे शुरू होगी तो वो इतनी स्वीट तो रहेगी नहीं, इसलिए हम शुरू चाह रहे हैं आगाज़ में ही हम ज़रा स्वीटनेस से आगाज़ करें। तो सर, कुछ मिठास है बजट में इस बार रियल स्टेट के लिए या नहीं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो आपको और आपके सामीन को एडवांस ईद मुबारक। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए जिसमें ट्रायलैटरल यानी तीनों पार्टियों का फ़ायदा होना चाहिए। एक पार्टी है इसमें हमारा कस्टमर, एक पार्टी है जो बिल्डर जो बिल्डिंग बनाता है, और एक पार्टी स्टेट है। सो हमने होलिस्टिक अप्रोच रखते हुए वही तमाम तजावीज़ रिकमेंड की हैं जिसमें स्टेट का भी फ़ायदा हो, यानी टैक्सेस भी उनके पास ज़्यादा आए और टैक्स का रेट भी कम हो ताकि लोग दे सकें। अलॉटीज़ के लिए हमने इस टाइम इंशाल्लाह ताला सस्ते सब्सिडाइज फाइनेंसिंग फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर इन पाकिस्तान वो री इंट्रोड्यूस होने जा रही है। और थर्डली, एज फार एज वी आर कंसर्न, तो बिल्डर्स के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टैक्स रेट कम करेगी ताकि कलेक्शन ज़्यादा हो। कलेक्शन ज़्यादा होने की वजह से एक्टिविटी भी बढ़ेगी और रेवेन्यू भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और एक आम आदमी को मकान मिलने में आसानी भी होगी। चंद चीज़ों को जिस पर मैं आपको बात करना चाहूँगा, हम सब का इत्तेफाक है जिसमें इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ गवर्नमेंट एफईडी को ख़त्म करेगी। 236C और 236K के दो टैक्सेस हैं जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या बेचते हैं, जो कि एडवांस टैक्सेस हैं। वो रेट कम होंगे, वो रेट हमारे रीजनली कम्पिटिटिव बनाए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा ये हमारी 7E का टैक्स जो उसमें भी कुछ कमी होने जा रही है या आसानियाँ होने जा रही हैं। 7F में हमारी तजवीज़ है, गवर्नमेंट का फ़ायदा है उसमें कि आप पर स्क्वायर फुट टैक्स कर दें ताकि टैक्स कलेक्टर और टैक्स पेयर के दरमियान जो कनाइवेंस होता है उसका नुकसान सिर्फ स्टेट को होता है और टैक्स कलेक्टर और टैक्स पेयर को उसका फ़ायदा होता है। तो निज़ाम इतना आसान बना दें कि सबको पता हो कि ये आपका टैक्स की लाइबिलिटी है। आपके इस प्रोजेक्ट की फ़र्ज़ करें 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 25 करोड़ है, आपको ये टैक्स देना है। ना टैक्स कलेक्टर कोई रास्ता उसमें निकाल के हमें दे सके, ना हम उसके पास जाके कोई रास्ता मांग सकें। सो मैं इस बात में बहुत क्लियर हूँ कि ऐसा अरेंजमेंट होगा कि तीनों का फ़ायदा होगा। इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी एंड वी आर होपफुल कि गवर्नमेंट जो हमने रिकमेंडेशन दी है टास्क फोर्स ने, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी मेरे साथ थे, जिसमें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अली साहब भी साथ थे, हाउसिंग मिनिस्टर साथ थे, FBR के चेयरमैन थे और दीगर हजरात थे। हम सब ने यूनानिमस रिकमेंडेशन दिए इस इंडस्ट्री की अहमियत को समझते हुए, क्योंकि देखिए 72 इंडस्ट्रीज इसके साथ चलती हैं। इसके साथ 10 मिलियन लोग एम्प्लॉयड हैं। इसके साथ जो एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी रेमिटेंस भेजता है अल्हम्दुलिल्लाह, विच इज़ गोइंग टू टच
go over 38 billion this year, उसमें से 55% इसी काम के लिए आता है, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के लिए। इसी तरह आप ये समझें कि इस वक्त पाकिस्तान में 12 मिलियन घरों की शॉर्टेज है। अगर हमने पॉलिसी बना दी ना, यकीन माने लोग दुबई को भी भूल जाएंगे, लोग अपने मुल्क में काम करेंगे। सिक्योरिटी हो, आप लोगों की बात हुई है कोई, क्योंकि जितने भी हमने गुज़िश्ता 10 दिनों से जितना भी बजट को कवर किया है, एक कंसर्न जो सबसे ज़्यादा है कि ठीक है हमारी आपकी तरफ से या किसी भी और शोबे की जानिब से एडवाइस तो चली जाती है और उस पर बातचीत भी होती है, लेकिन पॉलिसी की कंसिस्टेंसी क्या है, कितने सालों तक उसी पॉलिसी को कंसिस्टेंटली रखा जाएगा ताकि जो भी एडवाइस आई है उसके समरात मिल सके या एटलीस्ट उसको जज किया जा सके कि उससे क्या अचीव हुआ है और क्या उसमें से नहीं अचीव कर पाए। देखिए, आपने बहुत ही अच्छी बात की, और हमारा पहला जो उनको डिमांड है कि आप एक कंसिस्टेंट पॉलिसी बनाएं जिसकी लाइफ 10 से 15 साल हो, सपोर्टेड विद लेजिस्लेशन, और उस पॉलिसी मेकिंग में स्टेक होल्डर्स को आप शामिल करें। अगर मुझसे आपने फर्ज करें ये टैक्स लेना है, इतने 500 बिलियन या 200 बिलियन कलेक्ट करने हैं, तो प्लीज़ इन्वॉल्व मी, क्योंकि मैं देने वाला हूँ, आप लेने वाले हैं। मैं बताऊंगा मुझे क्या पॉलिसी चाहिए जिससे आपका मैं टैक्स का फिगर अचीव करने में आपकी मदद कर सकूं। तो पॉलिसी अगर कंसिस्टेंट होगी तो मैडम, नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान, बैरून मुल्क से भी इसमें बहुत सरमायाकारी की मुझे उम्मीद है। सो आपने जो बिल्कुल सही कहा, हिट द नेल ऑन द हेड, कि पॉलिसी कंसिस्टेंट चाहिए। अच्छा, अब इसमें आबाद का ही एक बड़ा अहम बयान सामने आया था कि एफईडी को अगर आप एलिमिनेट कर दें, तो पहले ये लोग कह रहे थे कि जी एफईडी एलिमिनेट कर दे तो शायद उससे रिवाइव हो जाए, लेकिन आबाद कहता है कि एफईडी अगर आप सिर्फ एफईडी हटाएं तो भी वो रिवाइव नहीं करेगा पाकिस्तान का रियल एस्टेट जो सेक्टर है। प्लीज़ टॉक मी थ्रू दिस, क्यों? देखिए, एफईडी 3% लगाई, 3 से 5% पिछले साल लगाई गई थी, उसका कोई खातिर ख्वाह ना कलेक्शन हुआ ना रिजल्ट हुआ, और वो एफईडी कोर्ट में चैलेंज भी हो गई। इसका मैं बहुत अच्छा मैं बताऊं कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप मुझसे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और आप भी फाइलर हैं और मैं भी फाइलर हूं, तो 14 से 16% चार्जेस हैं ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। और फर्ज करें आप फाइलर नहीं हैं और मैं फाइलर नहीं हूं, तो ये 35 से 40% चार्जेस हैं कॉस्ट। मतलब अगर आप 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदेंगे और हम दोनों नॉन फाइलर हैं, तो 40 लाख रुपए चार्जेस हैं, और हम फाइलर हैं तो 16 से 18 लाख रुपए चार्जेस। राइट, सो दैट डज मेक अ ह्यूज डिफरेंस। बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और जबकि हम अपने इर्द-गिर्द देखें। राइट, थैंक यू सो वेरी मच आपके वक्त के लिए, और आई एम श्योर लोगों को इस हवाले से पता चला। एंड द सेम थिंग, कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। अब देखना ये है कि बजट में एक्चुअली जो तमाम तर इकदाम उठाए जा रहे हैं उससे क्या होता है ईद के बाद। एंड एक्चुअली यहाँ पर वक्त हो गया एक क्विक ब्रेक का। वेलकम बैक। फैसल, अगर मैं आपको क्विकली ये बताने की कोशिश करूं कि अब आप अपने कपड़े जो है ना वो डिजिटल डिज़ाइन कर सकते हैं। एक्चुअली कैन यू रियली कम टू दैट थॉट? का डिजिटल डिज़ाइन से क्या ताल्लुक है? एक टी शर्ट और एक जीन्स खत्म। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट फैशन। एनीवेज, आज बात कर लेते हैं। हमारी हीरो पाकिस्तान में मेहमान है जोहा, जो कि डिजिटल डिज़ाइनर, एंड व्हाट अचीवमेंट शी हैज़, उनसे ज़रा जान लेते हैं। एक्चुअली हमारे लिए ये थोड़ी सी अलग बात भी है। अस्सलाम वालेकुम जोहा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट एंड दुनिया बदल रही है, तरीक़ार बदल रहे हैं। जर्नी के बारे सबसे पहले तो बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली दुनिया, आप यूर करेक्ट, बहुत ज़्यादा बदल रही है। अब हम जो चीज़ फिज़िकली कर रहे थे हम वही चीज़ कर सकते हैं डिजिटली, एंड इवन बेटर कि हम उसके अंदर, हमारे पास फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी है, हमारे पास कोई कॉस्ट की लिमिटेशन नहीं है। हम सबसे एक्सपेंसिव फैब्रिक, सबसे एक्सपेंसिव टेक्निक यूज़ करके हम वी कैन सी कि हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक इन रियल लाइफ। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ डिजिटल फैशन। राइट, एंड हाउ डज इट वर्क? इसका स्कोप भी क्या है? पाकिस्तान में कितना इस पे काम किया जा रहा है?
पाकिस्तान में इस पे काम शुरू हो चुका हुआ है, क्योंकि इस फील्ड को मेन स्ट्रीम तो अभी होने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन तकरीबन 5 से 6 साल हो चुके हैं कि इस फील्ड की शुरुआत हो चुकी हुई है। और इसके अंदर बेसिकली आप अपनी प्रोडक्शन को स्ट्रीमलाइन करते हैं और इसको क्रिएटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं कैंपेन्स के अंदर, या अगर मैं गेमिंग की बात तो उसके अंदर हम एज स्किन्स कैरेक्टर के कपड़ों के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या हम फिल्टर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की इसके यूज़ केसेस हैं। जो आपने अभी कहा कि पाकिस्तान में इसको वक्त लगेगा फलने फूलने में, क्या हर्डल्स हैं? हर्डल्स तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास इंटरनेट जो है इट इज़ नॉट दैट फास्ट इनफ। बाकी जो ये फील्ड है इसकी बेस है good heavy PCs. So and heavy PCs come with a price. So in order to get that, we have to spend a lot investment बहुत ज़्यादा है in this compared to other fields. So that is something that is a huge barrier. और ये बताइएगा कि जो लोग इसको सीखना चाहते हैं, इस वक्त कितनी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि डिजिटल फैशन डिज़ाइनिंग सिखाते हैं, या इसके लिए फिर शॉर्ट कोर्सेज हैं, क्या है इसकी एकेडमिक? full-fledged degrees तो अभी तक नहीं आई हैं. There's only one that is being offered, that is masters in University of Arts London. उसके अलावा इसको as a module या as a course ही offer किया जाता है. और as far as classes are concerned, तो I have also dived into education since the past 1.5 years. तो I also conduct classes जिसके अंदर we teach people live one-on-one session के अंदर to get into digital fashion and start their professional journey. That's so nice to know. Azwa, thank you so much and best of luck for the future endeavors. ये जान के बहुत अच्छा लगा कि ना सिर्फ आप बल्कि अब दूसरों को भी सिखा रही हैं. So, well, this was the last segment before the Eid break. आपको सादिया ईद अगेन एडवांस बहुत मुबारक. हाँ, एक्चुअली हम सिर्फ अभी से लेके कल सुबह तक की ये जो हम तैयारियां करें, it's only because Faisal is a little excited about it, but we are going to but we are still going to see you tomorrow. अभी ये ब्रेक इस तरह का है कि हमें कहना है आपको bye and we'll see you tomorrow. Enjoy your Eid. Have a nice one. Eid Mubarak. Eid Mubarak. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।